और मैंने उस लम तुझे प्यार किया और तूने उस लम मुझे धोखा दिया। तूने किया ये क्यों किया? What a song, baby song by Normax, sound teacher Max. Yo yo, बोले बच्चन जी। आ आ मेरे महबूब कयामत होगी। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। हमारे कह सकता हूं मैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, पार्ट 2 फिजिक्स के लिए। तो इस चैप्टर में से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ईजी है और हम लोग कोशिश भी करेंगे इसको ईजीएस्ट वे में आप लोग को समझाने की कोशिश कर सके। क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले बोर्ड्स 2022 2023 के सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो होने वाला है। इसी के साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्यारा कंटेंट इस चैनल पे मैं आप लोग को फिजिक्स रिलेटेड प्रोवाइड कर रहा हूं। इस चैप्टर के सभी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन मैं आप लोग को करवाने वाला हूं। तो उसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल गई होगी। कल के दिन वो आप लोग के लिए लाइव सेशन होने वाला है और अगर आप इसको रिकॉर्डेड देख रहे हो तो आप उस सेशन को भी रिकॉर्डेड देख सकते हो बाद में। क्लियर दोस्त? तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मेरा कोड जकी यूज करें जिसके थ्रू आप लोग क्लास को एनरोल कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे इंस्टा में जरूर फॉलो कर ले और जो भी क्लास की अच्छी क्लिप लगती है उसको आप लोग मुझे टैग कर सकते हैं स्टोरी में, मैं आपको शाउट आउट जरूर दूंगा। इसी के साथ साथ टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना सो दैट क्लास की सारी अपडेट्स आप लोग को मिलते रहेगी। अनअकैडमी को ज्वाइन कर लेना सो दैट आप लोग के लिए ढेर सारी फ्लाइट क्लासेस लेकर आने वाला हूं जो मैंने भी आप लोग को बताया। इसके अलावा अगर आप बात करें कि क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में, तो भाई देखो एंटायर चैप्टर को कवर अप करेंगे। रे ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों पोर्शन आ रहा है आप लोग को, तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। इसके अलावा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन फंस जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ऑप्टिक्स क्या होता है। ऑप्टिक्स का मतलब दैट इज द स्टडी ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्स बेसिक लैंग्वेज में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि यार कितने टाइप की ऑप्टिक्स होती है, तो 2 टाइप की होती है। एक होती है रे ऑप्टिक्स जिसको हम लोग जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं और इसके अंदर जो लाइट है वो स्ट्रेट फॉर्म में ट्रेवल करती है। और अगला होता है वेव ऑप्टिक्स जिसमें कि जो लाइट है वो वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है, जिसको हम लोग अगले चैप्टर में इसको डिटेल में कवर अप करेंगे। अभी हमारा काम है कि रे ऑप्टिक्स को अच्छे से समझ सके। आखिर रे क्या होती है? सिंपल इस तरीके से, ये जो लाइट आप लोग को आते हुए दिख रही है दैट इज द रे। अगर ढेर सारी रेज एक दूसरे के साथ आए तो उसको कहेंगे बंडल ऑफ रे और उसे कहा जाएगा स्पेशली बीम। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं रे ऑप्टिक्स आपको समझाती क्या है। रे ऑप्टिक्स बेसिकली आपको यह समझाना चाह रही है कि कितने भी ऑब्जेक्ट दुनिया में प्रेजेंट है उन सबकी स्पेसिफिक इमेज फॉर्म जरूर होती है। और याद रखिएगा रे ऑप्टिक्स जो है इन फॉलोइंग अजम्पशंस के ऊपर वर्क करता है। सबसे पहला होता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का मतलब कि जो लाइट है वो स्ट्रेट ट्रेवल करेगी, ये आप लोग को रे ऑप्टिक्स बताता है। इसी के अलावा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में भी मतलब फिनोमेना के थ्रू आप लोग इन चीजों को समझ सकते हो रे ऑप्टिक्स के बारे में डिटेल में। साथ ही साथ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट के बारे में रे ऑप्टिक्स वर्क करता है। क्लियर है भाई यहां तक के? तो चलिए बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स डिटेल में हम लोग समझ रहे हैं और याद रखिए कि रे ऑप्टिक्स जो है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है रिफ्लेक्शन का पोर्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन का पोर्शन। रिफ्रैक्शन का जो पोर्शन है वो ज्यादा बड़ा है, रिफ्लेक्शन का छोटा है। क्लियर है? और यहां से एक आध आप लोग को टॉपिक बनने वाला है एग्जाम में। तो चलिए बात करते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन एक ऐसे टाइप का फिनोमेना है जिसमें कि अगर रे ऑफ लाइट आएगी तो वो बाउंस बैक होकर वापस से सेम मीडियम में चली जाएगी, दैट इज द रिफ्लेक्शन। मान लो कि एक मीडियम था, क्लियर है, एक पॉलिश सरफेस है जहां से कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे नहीं जा पा रही, ब्लॉक्ड है। तो समझो यहां पे लाइट आई इंसिडेंट रे के फॉर्म में और आके टकरा के वापस चले गए। तो जो लाइट का बाउंस बैक ऑफ फिनोमेना इसे ही रिफ्लेक्शन को कहा जाता है। याद रखिएगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है जिसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। और नॉर्मल से जब भी एंगल इंसिडेंस की तरफ बनाओ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म होता है। नॉर्मल से जब भी रिफ्लेक्शन रे की तरफ हम लोग एंगल फॉर्म करते हैं तो उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। याद रखना इंसिडेंट रे का एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर होता है, दोनों इक्वल रहते हैं हमेशा, याद रखिएगा। और नॉर्मल के थ्रू ये हमेशा बनते हैं। इसके अलावा मैं बात करना चाहता हूं रिफ्लेक्शन के 2 लॉ होते हैं। पहला लॉ हमेशा से यही कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है हमेशा से। और अगर लाइट डायरेक्टली नॉर्मल में फॉल होगी तो याद रखिएगा ना तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म होगा ना तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी के साथ साथ सेकंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और साथ ही साथ जो नॉर्मल है तीनों एक ही जगह पे सेम प्लेन में लाई करते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये दोनों लॉज आपको याद रखने हैं। चलिए बात करते हैं मिरर्स की। तो 2 मिरर्स यहां पे आप लोग को पढ़ने, एक होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में याद रखिएगा बाहर का सरफेस पॉलिश्ड होता
है, जिस वजह से लाइट यहाँ पे ब्लॉक्ड रहती है। तो रिफ्लेक्टिंग के लिए पोर्शन कौन सा है, अंदर वाला, इसलिए उसको कॉनकेव कहते हैं। केव में जाके लाइट यहाँ पे बेंडिंग हो रही है। क्लियर दोस्त। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, बेंडिंग नहीं, बाउंस बैकिंग। क्लियर है यहाँ तक के। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स में अंदर की तरफ पॉलिशिंग होती है और बाहर की तरफ लाइट यहां से बाउंस बैक हो सकता है। तो याद रखिएगा जो कॉनकेव मिरर है ये किस्म से कन्वर्जिंग मिरर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि लाइट यहाँ पे आके कन्वर्ज हो जा रही है। और जो कॉन्वेक्स मिरर है ये डाइवर्जिंग मिरर की तरह यहाँ पे एक्ट करता है। चलिए थोड़े से रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यार, ये आप लोग का लेंस है। लेंस को अगर मैं फर्दर आगे ड्रॉ करूं तो ये एक स्फेरिकल बॉल की तरह बन जाएंगे और एक स्फीयर का बीचों बीच सेंटर भी होता है। तो इसी वजह से हम लोग हर मिरर के बीचों बीच वाली लाइन को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर लेंस तक की दूरी, जिसको हम लोग पोल कहते हैं, वहां तक की डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद रखिएगा जब भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर आएगी तो हमेशा एक स्पेसिफिक पॉइंट से गुजरेगी, जिसे हम लोग फोकस कहते हैं। तो याद रखिएगा पोल से लेकर फोकस तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है। और जो भी मेजरमेंट होगा वो हमेशा पोल से ही होगा, मतलब पोल से फोकस तक के इस तरीके से मेजर करना है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस तरीके से मेजर करना है। क्लियर है भाई। इसके अलावा अगर हम बेसिक फॉर्म में साइन कन्वेंशन की बात करें तो याद रखना, इंसिडेंट रे के साथ अगर आप चल रहे हो, मतलब जिस तरफ इंसिडेंट रे जा रही है उस तरफ में वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव रहेगी। मतलब इस तरफ में आप लोग कुछ भी नाप रहे हो, जैसे पोल से लेकर यहां तक की डिस्टेंस नापे, तो जो भी डिस्टेंस आएगी 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर वो पॉजिटिव में रहेगी। इंसिडेंट रे के अपोजिट में अगर आप लोग नाप रहे हो या मेजर कर रहे हो तो वो वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगी। जैसे पोल से आप लोगों ने यहां तक के लेट से ऑब्जेक्ट को मेजर करे तो यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी। समझ में आया दोस्त। याद रखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी ऊपर है, चाहे इस तरफ या इस तरफ, वो पॉजिटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई भी वैल्यू नीचे है, चाहे इस तरफ हो या उस तरफ हो, दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। ये तो साइन कन्वेंशन है, इसको याद रखना। इसके अलावा कुछ फोकल लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। मान लो ये आप लोग का लेंस है, आप लोग अलग अलग फॉर्म से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट को लेकर आते हो तो वो हमेशा फोकस से ही होकर गुजरेगी, चाहे वो यहां से लेकर आ जाओ, चाहे वो यहां से लेकर आ जाओ, चाहे वो यहां से लेकर आ जाओ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दूसरे फॉर्म के मिरर की, तो इसके अलावा अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो सेम टू सेम, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर आओगे तो आई नो कि यार ये इस तरीके से डाइवर्ज हो गई, लेकिन रेज बैक में जाके वर्चुअल में इस तरीके से एक पॉइंट पे आके मीट करेगी, उसे हम लोग फोकस कहते हैं। तो ये कॉनकेव के फॉर्म में हो गया, ये कॉन्वेक्स के फॉर्म में हो गया। अब मान लो कि जो रेज आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही, थोड़ी सी टेढ़े होकर पैरेलल आ रही, तो कहां से गुजरेगी? तो याद रखो जैसे यहां से आई तो यहां चली गई, यहां से आई तो यहां, तो जो भी पॉइंट यहां पे मीट करेगा, याद रखना इमेज तभी बनती है जब दो रेज एक दूसरे को क्रॉस करके एक पॉइंट बना दे। तो जैसे यहाँ पे पॉइंट बन गया तो यहाँ कहीं आपकी इमेज बन गई। कहां बनी? हमेशा याद रखना। तो याद रखिएगा अगर इंसिडेंट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से होकर गुजरती है, और अगर नहीं है तो याद रखना वो फोकल प्लेन से गुजरेगी। फोकल प्लेन मतलब जहां फोकस बनना चाहिए उसके ऊपर नीचे कहीं से ना कहीं पे इमेज आपकी फॉर्म होगी, जैसे एकदम इसके नीचे फोकल प्लेन पे बन रही है। क्लियर है भाई। चलिए तो अब अगले दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को समझ लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है कि यार क्या रिश्ता होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो ये होता है f इज इक्वल टू r/2। तो कैसे इसको डिराइव करना है, चलिए इसको देखते हैं। तो जैसे आप डायग्राम को अच्छे से देख पा रहे होंगे, इसमें आप लोग का ये आप लोग का मिरर है, और जैसे आप देख पा रहे होंगे मिरर है, यहां से इंसिडेंट रे आया, इंसिडेंट रे आया और फोकस से होकर गुजर गया। आप सभी लोग जानते हो क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया था। आप लोग सभी लोग जानते हो कि यार ये आया और टकरा के चला गया, तो बीचों बीच कुछ ना कुछ नॉर्मल तो बना होगा। अब भी तो हमने समझे थे ना कि यार भाई रेज आएगी तो जाके टकराएगी, बीच में नॉर्मल क्रिएट होगा। नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो इन दोनों के बीच की एक परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, और वो जो परपेंडिकुलर लाइन जिसको नॉर्मल कहा जाता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, इस वजह से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस दिख रही होगी। क्लियर है भाई। इसके अलावा अगर आप लोग ऑब्जर्व करो तो क्या नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनेगा इंसिडेंट रे का, क्या कहेंगे उसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लेते हैं इसको थीटा। और यहां पे क्या बनेगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप सभी लोग जानते हो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने समझे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है दोनों बराबर है, इसलिए थीटा थीटा हो गया यहाँ पे। अब एक बात बताओ, ये प्रॉपर्टी दिख रही है अल्टरनेटिव एंगल की प्रॉपर्टी। अगर जो एंगल यहाँ पे वही एंगल यहाँ पे होगा तो ये 2 टाइम्स ऑफ थीटा दिख रहा है। देखो एक थीटा एक थीटा, तो 2 टाइम्स ऑफ थीटा, तो यहाँ पे भी 2 थीटा हो जाना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल की प्रॉपर्टी है। तो देखो बेसिकली ये डेरिवेशन बहुत ईजी है, ध्यान से समझना। हम लोग पहले इस फॉर्म में एक ट्रायंगल लेंगे, फिर इस फॉर्म में एक ट्रायंगल लेंगे, और बेसिकली यहाँ पे tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके लिए पहले परपेंडिकुलर ये रहेगा, बेस ये रहेगा, फिर इसके लिए परपेंडिकुलर ये रहेगा, बेस ये रहेगा। तो 2 वैल्यूज लगेगी, एक लगेगी यहाँ पे थीटा के फॉर्म में, एक लगेगी यहाँ पे 2 थीटा के फॉर्म में। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे थीटा कैसे आ गया? तो चलिए मैं समझाता हूँ। देखो
यहाँ पे भी अल्टरनेटिव एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, बिल्कुल लगेगी, तो यहाँ पे एंगल थीटा हो जाएगा। समझ में आया सब लोग को? तो एक ट्रायंगल आपको ये लेकर सॉल्व करना है, एक इसको लेकर सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करना होगा। जैसे मैंने अभी आपको समझाया इन ट्रायंगल CMP, तो देखो CMP एंगल क्या बना, थीटा। थीटा के सामने हमेशा कौन होता है, परपेंडिकुलर। ये आप लोग नहीं जानते हो, नीचे वाली वैल्यू R थी। कैसे पता, यहां से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस R होती है, यहां से लेकर F है, स्मॉल f मतलब फोकल लेंथ। क्लियर भाई? तो tan थीटा कितना हो जाएगा, MP अपॉन R। तो MP अपॉन R हो गया। याद रखिएगा रे ऑप्टिक्स में जितने भी यहाँ पे रेज है वो सभी पैराक्सियल है, और यहाँ पे पैराक्सियल होने की वजह से जो बड़े बड़े एंगल से उनको नेग्लिजिबल कर दिया जाता है और स्मॉल एंगल के फॉर्म में कंसिडर किया जाता है। कोई वैल्यू अगर साइन थीटा है तो उसको थीटा ले लिया जाएगा, कोई कॉस थीटा है तो उसको कॉस थीटा की जगह थीटा ले लिया जाएगा, कोई टेन थीटा है तो उसको थीटा ले लिया जाएगा। जैसे टेन थीटा बहुत बड़ा एंगल है, पैराक्सियल कंडीशन है, इस वजह से यहाँ पे छोटे एंगल लेंगे, तो थीटा टेन थीटा की जगह क्या लेना पड़ेगा, थीटा लेना पड़ेगा। उसको रिप्लेस कर दो तो थीटा विच इज इक्वल टू MP अपॉन R, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। तो अगला हो जाएगा इन ट्रायंगल FMP। तो FMP के लिए क्या बनेगा, याद रखो ये इस फॉर्म में आपका ट्रायंगल बनने वाला है। यहाँ पे जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, 2 थीटा रहने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, MP और नीचे में स्मॉल f। तो याद रखना tan 2 थीटा विच इज इक्वल टू MP अपॉन F हो जाएगा। अब भी मैंने समझाया tan 2 थीटा बहुत बड़ा एंगल है, इसलिए उसकी जगह 2 थीटा ले लिया जाएगा। रिप्लेस कर दिए 2 थीटा से, MP अपॉन F हो गया। अब ये 2 को मैंने नीचे भेज दिया, तो थीटा विच इज इक्वल टू MP अपॉन 2F हो गया। दो वैल्यूज हो गई, एक थीटा ये, एक थीटा ये। थीटा थीटा को कंपेयर कर दे, जी हाँ। तो जैसे आपने थीटा थीटा को कंपेयर करे तो MP अपॉन R विच इज इक्वल टू MP अपॉन 2F। तो MP से MP कट गया, वैल्यू बची 1 अपॉन R विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2F। 1 अपॉन R है और वहां पे 1 अपॉन 2F है, अल्टी पल्टी कर दे तो R विच इज इक्वल टू 2F हो गया, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है भाई? तो R विच इज इक्वल टू 2F हो गया, और 2 को मैंने इसके अपॉन में ला लिया, तो F विच इज इक्वल टू R बाई 2 हो गया। और इसे ही कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और साथ ही साथ फोकल लेंथ के बीच का रिश्ता। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। अगला जो हम फॉर्मूला पढ़ने वाले, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको आ सकता है डेफिनेटली। और ये क्या है, मिरर्स फॉर्मूला। मिरर्स फॉर्मूला होता क्या है, 1 अपॉन F विच इज इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। अगर यहाँ पे बीचों बीच नेगेटिव यूज कर दे तो इसको मिरर्स फॉर्मूला ना कहते हुए लेंस फॉर्मूला कहा जाएगा। क्लियर है भाई? तो चलिए भाई इस डेरिवेशन को समझते हैं। इसका डायग्राम थोड़ा अलग है, और जिस फॉर्म में मैं आपको डेरिवेशन कराने वाला हूं ये थोड़ा सा अलग है। याद रखिएगा, दो फॉर्म में आप कर सकते हो। एनसीईआरटी अगर कोई दूसरी बुक ओपन करके देखोगे तो उसमें कॉन्ग्रेंट प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व हुआ है। काफी सारे लोगों को ये प्रॉपर्टीज याद नहीं रहती, इसलिए वो बन नहीं पाएगा। सिंपल आप लोग को साइन थीटा कॉस थीटा के थ्रू आप कर सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। इस फॉर्म में आपको चीजें मालूम है तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? हलवे टाइप का। और एक प्रॉपर्टी लगेगी एक्सटीरियर एंगल विच इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। जो बाहर का एंगल है और अंदर के एंगल सम हो जाएंगे, मतलब बराबर। एक्सटीरियर एंगल विच इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। क्लियर है दोस्त? तो ये दो प्रॉपर्टीज लगेगी बस, और काम बन जाएगा, और इजीएस्ट फॉर्म में डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए भाई डायग्राम को समझ लेते हैं, और डायग्राम काफी इजी है। तो देखो भाई, मान लो ये आपका स्पेसिफिक लेंस मिरर है। क्लियर है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लो कि फोकल जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे बैठा हुआ है। देखो एकदम प्रिंसिपल एक्सिस पे बैठा हुआ है। ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बैठा हुआ है, आपको इमेज फॉर्म करना है, तो कैसे करोगे, दो रेस पास आउट करा के, जहां पे वो कट करेगी वहां पे आपकी इमेज बनेगी। तो एक रे मैंने पहुंचाया और यहां से टकराई है और यहां से गुजर गई। याद रखना ये जो रे यहां से निकलेगी, रिफ्लेक्टेड रे, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से बीच से गुजरेगी। अब आप बोलोगे फोकस से क्यों नहीं गुजरी? अरे भाई इंसिडेंट रे के पैरेलल थोड़ी ना जो फोकस से गुजर रही। क्लियर है? तो याद रखिएगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच से रिफ्लेक्टिंग रे गुजर रही है। आप सभी लोग जानते हो कि यार जब लाइट इस तरीके से टकराएगा तो बीचों बीच नॉर्मल क्रिएट होगा, और नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगा। क्लियर है दोस्त? अब देखो एक रे को तो आपने गुजरा दिया, दूसरी रे भी चाहिए ना, तभी तो इमेज फॉर्म होगी। तो दूसरे के लिए हमने क्या करे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही रेस को भेज दिए ऑब्जेक्ट से। तो ये गई सीधी और टकरा के वापस आ गई। तो मीट कहां हूं, यहां। तो मान लो कि ये आपकी इमेज बन गई, तो ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज यहां फॉर्म होगी। क्लियर है भाई? थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं। ये पॉइंट का नाम M दे दिए, ये पोल है आप लोग का, इससे पैरेलल एक गिरा है P डैश P डैश P, और दोनों एक दूसरे के बराबर है, दोनों को इक्वली कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पे हम मेजरमेंट करने वाले, पोल से लेकर इमेज तक के डिस्टेंस को V कहा जाता है, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को R कहा जाता है, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। P से लेकर ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को U कहा जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर दोस्त? ये सभी वैल्यू नेगेटिव रहेगी, क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे के है ना, मतलब अपोजिट में। क्लियर है भाई? तो चलिए इसको डिराइव करते हैं। डिराइव करने का एकदम सही तरीका आप लोग को समझाता हूं। देखो सबसे पहले आप लोग को ये वाला ट्रायंगल ले लेना है और इसमें लगाना है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। फिर दूसरी चीज आपको ये वाला ट्रायंगल ले लेना है और इस पे भी लगाना है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। जो पहले वाले ट्रायंगल से वैल्यू निकाले हो वो क्या आएगी, वो आएगी OMC। और OMC कहां है, देखो कुछ इस तरीके से बन रहा है ना OMC। इसके अंदर अल्फा है और यहां पे थीटा है, बाहर बीटा है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कौन सा, थीटा प्लस अल्फा विच इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल मतलब बीटा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी
वो हो जाएगी बीटा विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। कहां से आया भैया? अरे यहीं से आया है और कहीं से नहीं है, मैंने उसको अलग से बना दिया था बस समझाने के लिए। अब ये वाला ट्रायंगल को ले लो एक बार, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल गामा विच इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल बीटा प्लस थीटा। क्लियर दोस्त? तो यहां पे क्या बनना चाहिए था, देखो, तो गामा विच इज इक्वल टू बीटा प्लस थीटा। अब मैंने इसको क्यों बनाया, ध्यान से देखना, जो पहले वाली इक्वेशन है इसमें थीटा की जरूरत थी, तो मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो बीटा को इस तरफ भेज दिया तो थीटा की वैल्यू निकल गई। ये जो थीटा की वैल्यू निकली इसको यहां पुट कर दो, जैसे ही आप पुट करोगे तो बीटा की वैल्यू बन जाएगी कुछ इस फॉर्म में, हाँ या ना? इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे ये माइनस बीटा है, बीटा को इधर लिया तो ये प्लस बीटा हो गया, 2 टाइम्स ऑफ बीटा विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। तो ये आप लोग की एक स्पेसिफिक इक्वेशन बन गई। यहीं पे ही आप लोग का डेरिवेशन खत्म हो चुका है। अब क्यों? क्योंकि आप लोग को डायरेक्टली अब बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू और गामा की वैल्यू पुट करना है। आपका जो इक्वेशन निकल के आएगा वो कहलाएगा मिरर्स फॉर्मूला। अब आप बोलोगे भैया ये बीटा, अल्फा और गामा कहां से रखेंगे, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर आपको टेन थीटा की प्रॉपर्टी याद है तो आप समझ सकते हो। देखो वही है, टेन थीटा लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, फिर टेन थीटा बहुत बड़ा एंगल है इसलिए उसको थीटा ले लेंगे। क्लियर है? अभी टेन थीटा कैसे निकालेंगे, सॉरी टेन अल्फा बीटा गामा कहां से निकालेंगे? हमने क्या करे थे, मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया शायद, तो फिर से अभी बता दे रहा हूं। यहां पे एक एंगल कंसीडर करे अल्फा, इसको कंसीडर करे बीटा, इसको करे थे गामा। ये चीज बताया था कि नहीं? अगर भूल गया तो सॉरी भाई। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम लोगों ने जानबूझ के खुद से कंसीडर कर लिया। आप चाहो तो कुछ और एंगल भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जो एंगल यहाँ पे फॉर्म करना, थीटा 1 थीटा 2 भी, 3 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। क्लियर है भाई? अब ध्यान देना, मुझे अगर अल्फा निकालना है तो कैसे निकालूंगा? टेन अल्फा के फॉर्म में ये निकाल सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर मेरे को टेन बीटा निकालना है तो ये निकाल सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर मेरे को ये निकालना, तो क्या करूंगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए बेस क्या होगा? v हो जाएगा। इसके लिए बेस क्या होगा? r हो जाएगा। इसके लिए बेस क्या होगा? u हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो देखो यहां पे हमने रखे इन ट्रायंगल OMP, वो कितना होगा? टेन अल्फा विच इज इक्वल टू MP बाय यू। यू की वैल्यू नेगेटिव, टेन अल्फा को मान लेंगे कि बहुत बड़ा एंगल है इसलिए इसको अल्फा ले लेंगे। फिर हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल CMP, यहां पे टेन बीटा हो जाएगा MP अपॉन R, वो भी माइनस में। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट में, टेन बीटा बड़ा एंगल है इसलिए उसको बीटा ले लेंगे। इसके बाद लेंगे ट्रायंगल IMP, ये होगा टेन गामा विच इज इक्वल टू MP अपॉन माइनस V। क्लियर दोस्त? और टेन गामा बहुत बड़ा एंगल है इसलिए उसको गामा ले लेंगे। क्लियर दोस्त? तो आपके पास अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू मिल चुकी है, ये और ये। आपको बेसिकली क्या करना है, इन सब की वैल्यू बीटा, अल्फा और गामा, इन सबको यहां पुट कर देना। जैसे आप पुट करोगे तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, 2 ब्रैकेट के अंदर MP अपॉन माइनस R विच इज इक्वल टू MP अपॉन माइनस U प्लस MP अपॉन माइनस V। यहां से मैं MP के साथ साथ माइनस कॉमन निकाल लूं तो यहां से भी माइनस बाहर, यहां से भी माइनस, यहां से MP, यहां से MP, तो MP बाहर आ जाएगा और ये वाले MP से उड़ जाएगा, और दोनों तरफ से माइनस कॉमन निकला तो ये माइनस उड़ गया। देख लो भाई वैल्यू क्या बची, 2 बाय R विच इज इक्वल टू 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V। अब आप लोग जानते हो R की वैल्यू क्या होती है? R होता है 2 टाइम्स ऑफ F। कहां से आ भैया? अरे अभी तो देखे थे ना, देखो F विच इज इक्वल टू R बाई 2 या फिर R विच इज इक्वल टू 2F। क्लियर दोस्त? तो इस वैल्यू को आप लोगों ने यहां पे पुट करना है और आपको फर्दर सॉल्व कर लेना। तो देख लो जैसे आप लोगों ने इसकी वैल्यू को यहां पुट करे तो 2 से 2 कट गया, आप लोग का मिरर्स फॉर्मूला निकल के आ गया। तो यहां से मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ चुका होगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, याद रखिएगा, बहुत ईजी भी है। सिर्फ दो जगह पे आप लोग को एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगानी थी, एक यहां पे लगाना था और एक यहां पे लगाना था। और उसके बाद जो आपका एक स्पेसिफिक इक्वेशन निकल के आएगा उसके लिए अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर देना है और आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। डायग्राम एक और बार समझा दे रहा हूं, ये रहा आप लोग का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से एक रे गई और टकरा के सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच से गुजरी। क्लियर दोस्त? फिर आपने प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गुजार दी, जहां पे मीट करी वो क्या बना? आपका इमेज। क्लियर दोस्त? अब देखो सभी लोग जानते हो कि रेस के बीच से नॉर्मल गुजरेगा, नॉर्मल के इस तरफ में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर्म होगा। क्लियर है भाई? ये चीज आप लोग को क्लियर हो चुकी होंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ एंगल्स फॉर्म हुए जिसको हमने नाम दिए, खुद से दिए, अल्फा बीटा गामा। क्लियर है भाई? और फिर हमने फर्दर डिराइव करने की कोशिश करी, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ से परपेंडिकुलर गिला है, यहां से M से P डैश पे, और P और P डैश जो है वो पोल एक दूसरे के बराबर ही है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोगों ने कंसीडर कर लिया और यहां से हम लोगों ने फिर इस डेरिवेशन को सॉल्व कर लिया। मेरे ख्याल से तुम लोग को क्लियर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का मतलब ये कि यार जब आप लोग मिरर का यूज कर रहे हो तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना मैग्नीफाइड हो रहा है, क्या वो मैग्नीफाइड मतलब बड़े इनलार्ज फॉर्म में हो रहा है, डिमिनिश फॉर्म में हो रहा है। क्लियर है? मतलब समझ में आया? तो होता क्या मैग्निफिकेशन? दैट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दी
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है m विच इज इक्वल टू HI/H0, या जिसको मैं कह सकता हूं -V/U। याद रखना मैग्निफिकेशन का दूसरा नाम भी है लीनियर मैग्निफिकेशन, तो अगर लीनियर मैग्निफिकेशन पूछा तो बात देखिए, क्लियर है भाई। अब देखो जो भी वैल्यूज आप लोग की निकल के आएगी, याद रखिएगा आप लोग एक चीज कि जब भी m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब जो इमेज है वो इरेक्टेड और वर्चुअल फॉर्म में बन रही है। इसके साथ साथ अगर इमेज की वैल्यू मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वो वर्चुअल और रियल इमेज फॉर्म करेगी। इसके अलावा एक और चीज याद रख लेना आप लोग कि अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो जो इमेज है वो इनलार्ज फॉर्म में बनेगी, और m की वैल्यू 1 से छोटी आती है तो डिमिनिश्ड फॉर्म में बनेगी। इसके अलावा छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट याद रख लेना कि कॉनकेव मिरर के लिए m की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के लिए m की वैल्यू मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो यहां तक था आप लोग का रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन। अब आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे रिफ्रैक्शन को। तो रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें वो ये बताता है कि अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रेवल करती है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। क्लियर है याद रखिए, मतलब जैसे देख रहे होगे आप लोग, जैसे आपने पेंसिल आपने डाले इसके अंदर तो आपको लगेगा ऐसे जा रही होगी पेंसिल, लेकिन पेंसिल ऐसी दिख रही है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे यहाँ पे जो आप लोग की रेस थी वो बेंड हुई। जैसे यहाँ पे देखो इंसिडेंट रेस आई और उसको जाना तो सीधा चाहिए था, लेकिन वो हल्की सी बेंड हो गई इस तरफ। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना जब भी लाइट डेंसर से रेयर या रेयर टू डेंसर जाती है तो लाइट बेंड हो जाती है या रेस बेंड हो जाती है। समझ में आया? अरे होता है ना कि आप अपने रास्ते में अच्छे से जा रहे थे और एकदम से आपके सामने कोई आ जाता है जिसकी वजह से आपकी डायरेक्शन बदल जाती है। समझ रहे होगे? चलिए, तो रिफ्रैक्शन के बारे में मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। देखो एक चीज समझने की कोशिश करना, जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाता है तब क्या होगा, और डेंसर से रेयर में जाता है तब क्या होगा। ये रेयर और डेंसर क्या होता है, देखो डिफरेंट टाइप के मीडियम्स होते हैं। रेयर मीडियम एक ऐसा मीडियम है जहां पे लाइट फास्ट ट्रेवल करती है। क्लियर है? याद रखिए, एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है। डेंसर मीडियम एक ऐसे टाइप का मीडियम है जहां पे लाइट थोड़ा सा यार धीरे धीरे स्लो ट्रेवल करती है एज कंपेयर टू रेयर मीडियम के पर्सपेक्टिव से। समझ में आया? तो डेंसर वर्ड से ही समझ में आया। तो इसी चीज से मैं कहना चाहता हूं कि जब भी लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो हमेशा जो लाइट है वो नॉर्मल के टूवर्ड बेंड होगी। मतलब कैसा, देखो ये रेयर मीडियम है, बाहर पे एयर है और ये ग्लास है, तो ये डेंसर हुआ। तो लाइट जाना चाह रही थी सीधा, अगर सेकंड मीडियम नहीं रहता तो सीधा लाइट चल जाता है ऐसा। लेकिन क्या हुआ, रेयर से डेंसर में लाइट ट्रेवल कर रही है तो ये रही नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है फैजल खान का भाई, परपेंडिकुलर। हमारा नाम परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ से इंसिडेंट रे जो है वो बेंड हो जाएगी टूवर्ड द नॉर्मल। देखो मैं कह सकता हूँ इस तरफ बेंड होने की कोशिश करी थोड़ा सा, देखो सीधा जाना चाहती थी लेकिन मीडियम है इस वजह से इधर बेंड हो गई। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो वो नॉर्मल के टूवर्ड बेंड होगी। इसी तरीके से अगला है कि जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश करेगी तब क्या होगा। तो याद करना यहाँ पे भी नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रह गई, और देखो जाना तो सीधा चाह रही थी, लेकिन आप ऑब्जर्व कर रहे हो जब डेंसर से लाइट रेयर मीडियम पे गई तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हुई, दूर हो गई नॉर्मल से। तो ये बेंडिंग कहलाएगी क्या आप लोग की, डेंसर से रेयर की। ये वाली क्या कहलाएगी, रेयर टू डेंसर। आई होप समझ में आया, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, डरना बिल्कुल मत, कंफ्यूज मत होना। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है आप लोग का, इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आखिर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्कूल के टीचर पढ़ाते हैं हमको कि म्यू विच इज इक्वल टू c/v, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या मैं कह सकता हूँ स्कूल के टीचर बोलते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय अपना जो लाइट की स्पीड है किसी मीडियम पे। लेकिन समझ में नहीं आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। देखो समझने की कोशिश करना कि लाइट को कितनी ज्यादा मुश्किलात हो रही है किसी मीडियम से निकलने में, वो कहलाएगी क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे होता है ना भंडारा लगा हुआ है, हलवा बट रहा है, तो आप क्या करोगे, इतनी भीड़ के अंदर सब कितने मुश्किल से आप उस हलवे को कैप्चर कर सकते हो। तो यहाँ पे भंडारे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो आप, लेकिन आपको लाइट का निकालना है कि कोई भी एक मीडियम है, यहाँ से जो लाइट है कभी भी निकल रहा है तो उसको कितनी मुश्किलात हो रही है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या बताता है आप लोग को कि कितनी मुश्किलात हो रही है किसी लाइट को किसी स्पेसिफिक मीडियम से पास आउट होने में। भाई ये कह सकता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा, क्लियर है, याद रखिए, लाइट को ज्यादा मुश्किलात होगी निकलने में तो लाइट की वेलोसिटी कम होगी। इसलिए आप कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। लाइट इजीली निकल जा रहा है, मतलब ये समझ में आ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि पानी का ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा या एज कंपेयर टू रबड़ी का तो आप बता रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, पानी का ज्यादा है या रबड़ी का। लाइट किससे इजीली निकल जाएगी जल्दी से, जिससे जल्दी इजीली निकल जाएगी मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, जिसमें मुश्किलात हो रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। यहां तक क्लियर है? तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं, फॉर्मूला आप लोग का यही लगेगा c/v। देखो लाइट की वेलोसिटी एयर में तो c होती है। अब मैंने माना कि एयर से एयर में गई, समझ में आया,
लाइट गई एयर से, फिर एयर में गई, तो मीडियम कौन सा था, दूसरा वाला भी, वो भी एयर था, तो v की जो वैल्यू है वो c के बराबर हो जाएगी, तो c अपॉन c हो जाएगा, कट जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 आता है। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, वो होता है 1। तो चलो अगला टॉपिक है आप लोग का कि जैसे कि दो स्पेसिफिक मीडियम दिए हुए हैं, एक मीडियम है और दूसरा मीडियम है, हमको क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो आप लोग कैसे निकालोगे, तो मैंने माना कि कोई एक ए मीडियम है या मीडियम नंबर 1 है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 विच इज इक्वल टू c अपॉन v1, है ना। अब देखो c तो सेम ही रहेगा, लाइट की वेलोसिटी, है ना। अरे भाई हमेशा एयर में तो वही रहेगी, लेकिन मीडियम हो सकता है यहाँ पे डिफरेंट हो, मीडियम नंबर 1 है तो उसके लिए वेलोसिटी उसमें ट्रेवल करने वाली v1। ऐसे एक और मीडियम है, मीडियम 2, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 विच इज इक्वल टू c अपॉन v2। दोनों को इक्वेशन बना दी है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। करना क्या है, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करना। क्लियर है यहाँ तक कि आप क्या कर रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो किसी एक मीडियम का दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या कर रहे हो, इसको इससे डिवाइड करा दो। जैसे आप इसको इससे डिवाइड कराओगे तो μ2 अपॉन μ1 हो जाएगा, यहाँ पे μ2 की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली इसके रेसिप्रोकल में आ जाएगी। आप लोग ऑब्जर्व करें, c से c कट जाएगा, तो आपकी वैल्यू बचेगी μ2 अपॉन μ1 विच इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। इसको आप लोग चाहो तो देखो एक चीज समझना, यहाँ पे एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी आपसे लिखा हुआ है μ2 अपॉन μ1 तो आप इसको रिप्रेजेंट करते हो म्यू से, लेकिन कैसे कि मीडियम जो है, लाइट जो है वो फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम पे गई। अगर लाइट सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम पे गई तब आप लिखते हो μ1 अपॉन μ2। याद रखना ये चीज, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम पे गई, इसलिए हमने लिखा है म्यू, फिर यहाँ पे 1 से 2, मतलब ये समझा रहा है कि फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम पे लाइट गई। क्लियर है यहाँ तक के, तो आप इसको रिप्लेस करके ये भी लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक के, तो ऐसा आप लोग का फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान रखना है, सो दैट आप लोग इसको अच्छे से एग्जामिन करते हो। चलो अब एक चीज मैं आप लोग को आगे बढ़ने से पहले कहना चाहता हूँ, देखो मैंने वीडियोज में जितने भी आप लोग को डेरिवेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये लिख कर लेकर आया हूँ, इसलिए लाया हूँ सो दैट यार हमारे कम टाइम के अंदर ज्यादा टॉपिक जल्दी जल्दी कवर अप हो सके। टर्म 2 का एग्जाम बहुत करीब है, और अगर मैं एक एक चीज लिखाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं एक एक चीज समझाऊंगा आप लोग को, प्रॉमिस करता हूं, उसके लिए डरो मत। क्लियर है। चलो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं रिफ्रैक्शन के, कि लाइट अगर जाए तो क्या होती है। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना, जैसे ये μ1 मीडियम है और ये μ2 मीडियम है, मैंने माना कि ये रेयर मीडियम है और ये कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो आप खुद जानते हो कि लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाती है, देखो यहाँ पे तो एक एंगल इंसिडेंट का क्रिएट होगा नॉर्मल के साथ, क्लियर है, यहाँ पे बनेगा रिफ्रैक्टेड एंगल नॉर्मल के साथ। तो लाइट क्या हो रही है, किस से मैं कह सकता हूं कि नॉर्मल के टूवर्ड बेंड हो रही है। ये पहला केस, ये याद रखना आप लोग को। क्लियर है। अगली चीज कि अगर लाइट μ1 से μ2 में जाती है, लेकिन μ1 इस बार कैसा है, डेंसर मीडियम है, μ2 कैसा है, रेयर मीडियम है। मैंने कहा जो इंसिडेंट रेस थी वो गई एंगल इंसिडेंट बना के, लेकिन नॉर्मल के अवे होकर चले गई। समझ में आया मेरे दोस्तों, हाँ या ना, याद है कि नहीं। रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल के टूवर्ड बेंड होगी, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। क्लियर है यहाँ तक के, समझ में आया, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। ओके। अगली चीज कि अगर लाइट नॉर्मल पे जाके डायरेक्ट होती, मतलब क्या, देखो ये नॉर्मल है, फैजल खान का भाई परपेंडिकुलर, क्लियर है। तो यहाँ पे अब लाइट डायरेक्टली ऐसे ही फॉल कराते हो तो क्या होगा, तो लाइट अगर डायरेक्टली इस तरीके से फॉल होती है तो यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई बेंडिंग नहीं होगी। समझ में आया सब लोग को। इसी तरीके से अगर आप लोग की लाइट 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाती है, मतलब कि ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए, तब भी लाइट यहाँ पे बेंड नहीं होगी। कब ज्यादा होगी, 35 हो गया, 30 हो गया, तो पक्का बेंड हो जाएगी। फिर ऐसे केस में हो सकती है या ऐसे केस में हो सकती है। तो चलिए सबसे पहला लॉ क्या कहता है, सबसे पहला लॉ ये कहता है कि यार इंसिडेंट रे जो है ना, और साथ ही साथ रिफ्रैक्टेड रे जो है ना, और जो नॉर्मल है ना, ये तीनों के तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मतलब क्या कि यार ऐसे देखो, समझने की कोशिश करना, ये आपका एक प्लेन है, ये आपका एक प्लेन है, इस प्लेन पे ये नॉर्मल है। क्लियर है यहाँ तक के। हम क्या कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि ये रहा इंसिडेंट रे और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है यहाँ तक के, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो मैं ये कह सकता हूं कि यार नॉर्मल भी यहीं पे लाई कर रहा है, इंसिडेंट रे भी यहीं से जा रही है, रिफ्रैक्टेड रे भी यहीं से जा रही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये तीनों के तीनों एक ही सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ये पहला लॉ कहता है रिफ्रैक्शन का। समझ में आया, कंफ्यूजन तो नहीं। चलो अगले टॉपिक के बाद बात करते हैं, उसका नाम है स्नेल्स लॉ, सपेरा लॉ। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि भैया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ द इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन व्हिच इज इक्वल टू द कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको याद रखोगे तो इसकी डेफिनेशन से याद रहेगी। मैं अगर कह रहा हूं कि इंसिडेंट रे ये नहीं, लाइट यहां से गया और दूसरे मीडियम पे गया, तो क्या वो डेविएट हो गया, अपने पाथ से चेंज कर लिया। तो देखो
फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम पे लाइट गई, एग्री करते हो? तो क्या हुआ यहाँ पे, ध्यान लगाना, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कितना होगा, फर्स्ट टू सेकंड मीडियम पे लाइट ट्रेवल हो रहा है, इसलिए आप लोगों ने इसको ऐसे लिखे। अब एक बात बताओ, अगर लाइट फर्स्ट टू सेकंड में ट्रेवल होता है तो विद रिस्पेक्ट टू में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते थे ना, और अगर सेकंड टू फर्स्ट में होता था तो म्यू1 अपॉन म्यू2 लिखते थे। लेकिन अभी तो ये वाला केस था, तो देखो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि ये म्यू2 अपॉन म्यू1 लिखेंगे। हाँ जी, तो मैंने क्या किया, साइन ऑफ एंगल I अपॉन साइन ऑफ एंगल R विच इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू2 चला गया इस तरफ, साइन R चला गया इस तरफ, तो क्या हुआ, फॉर्मूला बन गया ये। तो आप चाहो तो ये वाला भी याद रख सकते हो, चाहो तो ये वाला भी फॉर्मूला याद रख सकते हो। याद रहेगा सब लोग को, जल्दी बताएं। हाँ जी, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है आप लोग का, इसका नाम है रियल एंड अपरेंट डेप्थ। मतलब क्या, मैंने उसे जल में देखा तो वो मुझे जल परी दिख रही थी, जैसे ही जल से बाहर देखा तो वो तो जल परा निकला। अरे कहना क्या चाहते हो? मानता हूँ बहुत घटिया जोक था, ठीक है भाई। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि रियल और अपरेंट डेप्थ क्या होता है, मतलब क्या, जैसे आप यहाँ खड़े हुए, ठीक है, ये कौन है भैया, जो भी है, इसका नाम है मुंगू। तो मुंगू यहाँ पे खड़ा हुआ है, मुंगू क्या कर रहा है, मछली को देख रहा है। मछली कौन, जल की रानी। तो ये क्या है, ये फिश है, फिश यहाँ पे है एक्चुअल में। लेकिन जब मंगू यहाँ से देख रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि फिश ऊपर की तरफ है। मतलब क्या हुआ, उसे ऐसा लगा कि जो फिश यहाँ है वो यहाँ दिख रही है। लेकिन आप तो एक्चुअल में जानते हो कि उसकी जो रियल डेप्थ थी वो इतनी थी, मतलब वो इस वाटर के सरफेस से एक्चुअल में फिश यहाँ पे है, लेकिन मंगू को यहाँ पे दिख रही है। तो ये जो डेप्थ में फिश दिख रही है, इस डेप्थ को कहा जाता है अपरेंट डेप्थ। समझ में आए? एक पानी है, उसमें कॉइन डाल दो, ऊपर से देखो तो ऐसा लगता है कॉइन ऊपर की तरफ आ गया, लेकिन एक्चुअल में कॉइन तो नीचे ही। तो एक्चुअल में जहां से वाटर के सरफेस से लेकर जहां तक ऑब्जेक्ट है, उस डेप्थ को कहते हैं क्या, रियल डेप्थ। और जहां पे वो ऑब्जर्व हो रहा है, एक्चुअल में वो इमेज फॉर्मेशन होकर ऐसा लग रहा है ऊपर की तरफ आ गया, तो उसको क्या कहते हैं, अपरेंट डेप्थ कहते हैं। समझ में आया? डेप्थ मतलब क्या, लेंथ, हमेशा मेजर करेंगे वाटर के सरफेस से जहां तक के ऑब्जेक्ट है। तो जहां तक ऑब्जेक्ट था तो उसकी रियल वाली डिस्टेंस रियल डेप्थ कहलाएगी, और वो जो ऊपर दिखाई दे रहा है वहां तक की डिस्टेंस वाटर के सरफेस से लेकर वो कहलाएगी अपरेंट डेप्थ। तो चलिए आइए डेरिवेशन को समझते हैं अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के। तो हमने क्या करें, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक कंटेनर लिए, ठीक है, एक कंटेनर लिया इस तरीके से, ठीक है, और इस पे क्या कर दिए, पानी भर दिए, क्लियर है, और एक ऑब्जेक्ट को इसके नीचे पे डिस्प्लेस कर दिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, लेट्स से इस ऑब्जेक्ट का नाम ओ है। अब मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वाटर के सरफेस से लेकर यहाँ तक की क्या होगी, वो उसकी एक्चुअल रियल डेप्थ होगी। रियल डेप्थ को डी से डिनोट किया जाता है, क्लियर है यहाँ तक के? आप सभी लोग जानते हो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी रेस बनाना चाहता है तो वो दो रेस फॉर्म करेगा, तभी उसकी फाइनल इमेज बनेगी। मतलब एक रे तो गई सीधी और एक रे गई टेढ़े में। लेकिन आप जानते हो कि अगर ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मतलब क्या, मैं कह सकता हूँ ना, पानी डेंसर मीडियम है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो पक्का यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, बाहर का म्यू2। तो जब ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएगी तो पक्का ये बैंड हो जाएगी। अगर ये बैंड होगी तो होगा क्या, ये इमेज पीछे बनाएगी अपनी और यहाँ शो करेगी। मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो यहाँ शो कर रहा है। देखो एक्चुअल तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, लेकिन वो दिखाई ऊपर की तरफ दे रहा है। समझ में आया? तो मैं ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डेप्थ है उसको कहते हैं हम लोग क्या, अपरेंट डेप्थ, और इसको कहेंगे डी डैश से। यहाँ तक के क्लियर है सब लोग को? जल्दी बताएं। अब थोड़े से समझदार आप लोग होंगे, वैसे सभी लोग बहुत ज्यादा समझदार है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे एंगल कौन सा क्रिएट हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे एंगल कौन सा क्रिएट हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सभी लोग समझदार हैं कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है एंगल की कि अगर ये एंगल आए रहे तो ये भी एंगल आ ही रहेगा। ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कमेंट बॉक्स में लिखें। तो यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा एंगल आई। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़े होंगे कि इस तरीके से आप लोग को ट्रायंगल दिया हुआ है, क्लियर है, अगर ये एंगल है तो ये एंगल दोनों बराबर होंगे। तो सेम यहाँ पे भी कैटेगरी ऐसी है, देख लो, ये एंगल है तो ये एंगल भी बराबर, मतलब अगर ये एंगल आर है तो ये भी पक्का आर होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। क्लास 8 या 9 में पढ़े हो तुम लोगों ने, याद होनी चाहिए तुम लोग को, ठीक है। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे आप लोग के यहाँ पे वैल्यूज बन गई। अब देखो थोड़ा नामकरण कर लेते हैं, चलिए आइए नामकरण करते हैं। तो मैं काम कर रहा हूँ, ये वाले पॉइंट को नाम दे रहा हूँ P, ये वाले पॉइंट को नाम दे रहा हूँ A, और हम लोग ना जानबूझ के मान ले रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसका नाम है X। सो आई होप आप लोग को समझ में आया। हमें क्या निकालना है, हमें पता करना है कि ये अपरेंट डेप्थ कितनी होती है। तो इसको जब भी आप लोग को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप लोग को स्नेल्स लॉ की मदद से सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, D क्या है, रियल डेप्थ, D डैश क्या है, अपरेंट डेप्थ। आपने लगाया स्नेल्स लॉ फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम वाला, तो म्यू1 साइन आर विच इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। क्लियर है यहाँ तक के? देखो एक्चुअल में रे ऑप्टिक्स में जितनी भी रेस के बारे में हम लोग बात करेंगे ना, ये सभी पैराएक्सियल है। पैराएक्सियल मतलब भाइयों बहनों, तो यार रे ऑप्टिक्स में जितनी भी रेस की आप लोग बात करोगे ना, वो सभी की सभी पैराएक्सियल है।
पैराएक्सियल रेज मतलब मित्रों ऐसी रेज जो लगभग लगभग सीधे जाती है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। समझ में आया? तो ऐसी रेस जो लगभग लगभग सीधी जाती है। एक्चुअल में डायग्राम पे तो आप देख रहे हो कि इतना डेविएशन हो, लेकिन एक्चुअल में इतना नहीं होता। वो एक्चुअल में रेस बहुत करीब गई और हल्का सा बेंडिंग और यहाँ पे आ गया ऐसी रेस। तो हमने माने कि दोनों रेस पैराएक्सियल है, मतलब लगभग लगभग सीधी है। अगर लगभग लगभग सीधी है मतलब एंगल बहुत 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 छोटे छोटे बन रहे होंगे। साइन के एंगल, टैन के एंगल, ये बहुत बड़े एंगल है। तो यार जितने भी पैराएक्सियल की कंडीशन ली जाती है तो उसमें अगर कोई साइन थीटा है तो उसको हम लोग थीटा ले लेते हैं, कोई टेन थीटा है तो उसको हम लोग थीटा ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने कहे कि ये जितने भी रेज है ये सभी पैराएक्सियल है। अगर ये पैराएक्सियल है तो साइन आई हो जाएगा आई, साइन आर हो जाएगा आर। क्लियर यहाँ तक के? तो साइन आई हो गया आर के बराबर, आई के बराबर, साइन आर हो गया आर के बराबर। ऐसा क्यों? क्योंकि एंगल्स बहुत छोटे छोटे। तो साइन आई की वैल्यू हो जाएगी आई, साइन आर की वैल्यू हो जाएगी आर। तो आप लोगों ने बना दी इस तरीके से इक्वेशन। अरे इसको मतलब एक किस्म से कस्टमाइज कर दिए। बेसिक सा आंसर है। अगर मुझे एंगल आई की वैल्यू पता चल जाए, आर की वैल्यू पता चल जाए, मैं यहाँ पुट कर दूंगा, मेरा डेरिवेशन सॉल्व हो गया। कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो हमने माने इन ट्रायंगल एओपी। एओपी क्या है? देखो एओपी ये ट्रायंगल है आप लोग का। अब यहाँ पे आप सभी लोग समझदार हो कि आपके पास ना ये वाली वैल्यू गिवन है, ये कितनी डी है, और ये वाली वैल्यू गिवन है, ये कितनी एक्स है, ये नहीं है। तो आप समझदार हो, एंगल अपना दरवाजा खोलता है तो सामने खड़ा उसका आशिक परपेंडिकुलर मिलता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, मतलब टेन थीटा से निकाल सकता हूं मैं एंगल आई की वैल्यू। हाँ जी, तो मैंने क्या किया, टेन थीटा से वैल्यू निकाला, वो आई कितनी, एक्स अपॉन डी। इसी तरीके से अगला ट्रायंगल लिया मैंने ए आई पी। तो यहाँ पे आप लोग देखो तो एंगल आर के सामने खड़ा हुआ उसका आशिक परपेंडिकुलर पी मतलब एक्स की वैल्यू, और ये वैल्यू क्या है, डी डैश जो उसका बेस है। तो मैं टेन थीटा से निकाल सकता हूँ। तो टेन आर कितना हो जाएगा, टेन आर हो जाएगा आप लोग का एक्स अपॉन डी डैश। समझ में आया? तो देखो टेन आई की वैल्यू मिल गई, टेन आर की वैल्यू मिल गई। इन दोनों को, इसको यहाँ पुट करना है, इसको यहाँ। अब आप बोलोगे भैया टेन की वैल्यू है, यहाँ तो आई की वैल्यू लिखी है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि ये सभी की सभी रेस पैराएक्सियल है। इस वजह से टेन आई जो है वो आई के बराबर हो जाएगा और टेन आर जो है वो आर के बराबर। तो ये चीज चाहे तो लिख लेना, ये टेन आई जो है वो आई के बराबर हो जाएगा और टेन आर जो है वो आर के बराबर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रेस सभी की सभी पैराएक्सियल है। तो देखो यार दोस्तों, यहाँ पे आई की वैल्यू एक्स बाई डी हो गई और आर की वैल्यू एक्स बाई डी डैश हो गई। दोनों को यहाँ पे पुट कर देना। जैसे ही आप लोग पुट कर दोगे तो आपका फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, यस और नो। यहाँ पे एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है, तो म्यू टू अपॉन में आ जाएगा और डी डैश सॉरी डी ऊपर चले जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ, म्यू टू अपॉन म्यू वन विच इज इक्वल टू डी अपॉन डी डैश। आंसर से रेयर में जा रही थी, क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे म्यू टू से म्यू वन पे लिखा है तो आप लोग लिखोगे सेकंड टू फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक के? तो आप लोग का फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के? अब देखो आपके पास ये बन गया। आपको क्या निकालना था, डी डैश की वैल्यू। डी डैश क्या था, एपरेंट डेप्थ दोस्त, जहां पे वो मछली जल की रानी वो मुंगू को दिख रही थी। क्लियर है? तो आपने इसको रिप्लेस कर दिया, इसको यहाँ इसको इधर कर दिया। तो ये फॉर्मूला आपका ऐसा बन गया, डी डैश विच इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एपरेंट डेप्थ कितना होता है, एपरेंट डेप्थ होता है, डेथ नहीं, अरे मेरे बाप रे अंडा लेगा। तो एपरेंट डेप्थ होता है, इट इज द रेशियो ऑफ रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आप लोग का होता है। तो इसको आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में बन सकता है, अच्छे से प्रिपेयर करके जरूर जाना। चलिए तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आप लोग का जिसका नाम है शिफ्टिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म। होता है ना, मतलब क्या ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, काय से वो डॉक्टर के घर पे रखा रहता है ना, वो एक वेट पेपर वेट सॉरी यार पेपर वेट, समझ रहे हो ना, जैसे ग्लास का बना रहता है, उसी के थ्रू आप लोग को करना है। बच रही हो और आप भी। जिलेब गार्ड। तो चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जैसे मैं शेव करा चुका हूं, अब आगे बढ़ते हैं और हमारे पोर्शन को कवर अप करते हैं जो रहने वाला है शिफ्टिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो चलिए जानते हैं कि आखिर शिफ्टिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म हम लोग करने क्या वाले हैं। तो देखो यार, हम लोग क्या करने वाले, बेसिकली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम लोग और यहाँ से रेज को पहुंचाएंगे। ये ग्लास का प्रिज्म है। अब एक कांच के एक प्रिज्म के टुकड़े से आप ऐसे ऑब्जेक्ट को इधर से उधर देख रहे हो, तो कैसी इमेज फॉर्मेशन होगी उसको देख रहे हैं। मतलब क्या, मैं ये कह सकता हूँ कि ग्लास के प्रिज्म के वजह से जहां पे एक्चुअल में ऑब्जेक्ट था वहां से शिफ्ट होकर कहीं और चला गया क्या, इसको हम लोग पता कर रहे हैं। मतलब कि एक्चुअल में तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, लेकिन जब आप यहां से इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे, ताकते रहते हैं ना तुझको साझे सवेरे, तो जब यहाँ से आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो ये देखोगे कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिखेगा, कहीं और दिखेगा। कहाँ दिखेगा, आइए जानते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना लिए। अब ऑब्जेक्ट तो हम लोगों ने बना लिए, अब यहाँ से क्या पहुंचाएंगे, रेज। तो देखो एक रे गई यहाँ से। आप सभी लोग जानते हो कि यार रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाएगी तो रेज पक्का बैंड होगी, ये बैंड हो गई, और बैंड होगी तो इमेज पीछे की तरफ बनाएगी इस तरीके से। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आपकी एक इमेज आई डैश फॉर्म हुई।
यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग की आई डैश इमेज फॉर्म हुई। मैं ये कह सकता हूँ कि जो पहला वाला सरफेस था पी क्यू सरफेस, इसके लिए इमेज कौन है? इसके लिए इमेज है आई डैश, और साथ में ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट है ओ। क्लियर है यहाँ तक के? तो देखो इमेज और ऑब्जेक्ट कौन होता है? सरफेस से पहले आने वाली जो रेज होगी वो ऑब्जेक्टिव रेज होगी, मतलब पक्का वो ऑब्जेक्ट से आ रही है। टकराने के बाद जो बैंड होकर जा रही है वो कौन सी है? इमेज की रेज है। तो यहाँ पे भी सेम वही हो, ये वाली जो रेज ऑब्जेक्ट के सामने आ रही थी, सॉरी सरफेस के सामने आ रही थी, तो ऑब्जेक्टिव रे थी, टकराने के बाद बैंड हो गई, लेकिन इमेज पीछे बना के दी, तो यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हुई। तो ये क्या थी आप लोग की पहले वाले सरफेस के लिए इमेज। क्लियर है दोस्तों? अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, अब होगा क्या? यहाँ पे होगा ये कि आप लोग का नॉर्मल क्रिएट हुआ, अब डेंसर से रेयर में जा रही, तो रेज फिर से बैंड होगी, तो रेज यहाँ पे फिर से बैंड हो गई इस तरीके से। अब रेज बैंड हुई तो यहाँ से डैश 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 करके आपने इमेज फॉर्म करे यहाँ पे, और ये ऑब्जर्व करेगी यहाँ पे एक फाइनल इमेज फॉर्म हुई। मतलब क्या कि जब आप लोग एक्चुअल में यहाँ से ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो आप लोग को ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखेगा। समझ में आया सब लोग को? और अगर आप लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट करके, टोटका है दोस्तों करके, अगर मतलब क्या ग्लास के अंदर ही अपनी आंखों को डाल दिए, समझे, ग्लास के अंदर आंखों को ठूस दिए, तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपको यहाँ दिखेगा। तो मतलब मैं कह सकता हूँ पहले वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ, लेकिन सेकेंड वाले सरफेस के लिए मतलब क्या? पी क्यू आर एस। तो आर एस सरफेस के लिए आप लोग ऑब्जर्व करना ऑब्जेक्ट कहाँ है और इमेज कहाँ है। तो देखो सेकेंड वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है? देखो जो रेज सरफेस की तरफ आ रही, जैसे होता है ना कि यार अरे तुम किसी के भी साथ रिलेशनशिप में रही हो बट तुम तो जिंदगी में पहली बार मेरे साथ आ रही, इसलिए तुम मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो। मतलब क्या कि पहले वालों के साथ किसी के भी साथ रही, लेकिन तुम मेरे पास आ रही तो तुम मेरी पहली हो। वैसे ही सरफेस भी यही कहता है कि तुम भले ही पहले वाले सरफेस की इमेज रही हो, लेकिन मेरे पास तो पहली बार आ रही हो, इसलिए मैं मानता हूं तुम्हें कि तुम मेरी ऑब्जेक्टिव रे हो। क्लियर है यहाँ तक के? तो मैं ये कह सकता हूँ ये रेस किसकी थी? आई की थी। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट कौन हुआ इसके लिए? आई डैश हुआ। इमेज कौन हुआ यहाँ पे? आई हुआ। क्लियर है यहाँ तक के? ये चीज समझ में आई तो सब कुछ कर लोगे तुम लोग, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। चलिए काम करते हैं। देखो हमें करना क्या, मैं बेसिक से समझाता हूँ। ये जो फॉर्मूला निकाले थे ना हम लोगों ने, एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, इसी का यूज करते हुए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं और कुछ भी नहीं। क्लियर दोस्तों? तो मतलब कौन से वाले फॉर्मूले को? ये वाले फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक के समझ में आया सब लोग को? तो मैं मान सकता हूँ कि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1 एयर में है ना, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अननोन है, इसलिए म्यू ले लेता हूँ। फिर बाहर का मतलब अब देखो एक चीज समझ जाना, जैसे 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 पहले वाले सरफेस के लिए ये म्यू 1 हो जाएगा, ये म्यू 2 हो जाएगा, दूसरे वाले सरफेस के लिए फिर ये म्यू 1 हो जाएगा, ये म्यू 2, यहाँ से लाइट यहाँ आ गई, ऐसे। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होगा? क्लियर है दोस्तों? हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते। तो जैसे अब हम लोग देखने वाले पहले वाले सरफेस की बात करेंगे। पहले वाले सरफेस में निकालेंगे हम लोग एपरेंट डेप्थ की वैल्यू। तो चलिए यहाँ पे ऑब्जर्व करते, ये रहा आप लोग का डायग्राम। जैसे आप लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, ये गई थी इमेज, ये गई थी आप लोग की सॉरी ऑब्जेक्टिव रे, और टकराई और यहाँ से इमेज फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 डी बाय डी डैश। म्यू 1 की वैल्यू क्या होगी? बेसिक सी बात है, म्यू 1 की जो वैल्यू होगी यहाँ पे तो एयर की वैल्यू मिलेगी, मतलब 1 आएगा। यहाँ पे कितने मिलेगी? म्यू। तो हम लोगों ने इसकी वैल्यू को 1 लिए, इसकी वैल्यू को म्यू लिए। समझ में आया? अब दिमाग लगाओ, हमें डी डैश निकालना है। हमने क्या माने, हमने ना ऐसा अज्यूम कर लिया कि जो सरफेस है देखो यहीं से मेजर करना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस x है। लेट कर लिए कि ये डिस्टेंस x है। तो भाई आप लोग समझदार हो कि ये d होगा। d मतलब क्या? रियल ऑब्जेक्ट की डेप्थ। तो रियल डेप्थ आप लोगों ने निकाली कितनी? x। डी डैश नहीं मालूम थी तो आपने इसको इधर भेजे, इसको इधर भेजे, तो आपके पास डी डैश की वैल्यू निकल गई। मतलब मैं समझ सकता हूँ ये चीज कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू आई आपकी वो थी डी डैश, मतलब म्यू x की वैल्यू। समझ में आया सब लोग को? तो ये पहले सरफेस के लिए हम लोगों ने निकाल लिए। तो यहाँ तक क्लियर है। दूसरे सरफेस की बात करते हैं। सेकंड सरफेस में क्या हुआ होगा? देखो ऑब्जर्व करना, सेकंड सरफेस में क्या हुआ? इमेज यहाँ पहुंच चुकी है, ठीक है ना, इमेज के लिए यहाँ पहुंच चुकी है, लेकिन सेकंड वाले सरफेस के लिए ये वाली जो रेस थी ये ऑब्जेक्टिव रे थी। मतलब मैं कह सकता हूँ I1 जो है या I डैश जो था, जो भी हमने नाम दिए थे, ये एक किस्म से वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह एक्ट कर रहा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है फॉर सेकंड सरफेस के लिए। समझ में आया? तो सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये रेज आई फिर बैंड हुई, तो मैं कह सकता हूँ ये वाली आई डैश हो जाएगी या आई हो जाएगी, जो भी नाम दे दिया मैंने, आई डैश दिया तो यहाँ I1 आप लोग सही कर लेना उसको। फिर ये वाली आप लोग की फाइनल इमेज हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं ना? देखो बेसिक फॉर्मूला लगाना है यही वाला। अब दिमाग लगाओ, यहाँ पे कितना था म्यू? म्यू 1 कितना होगा? यहाँ पे म्यू 1 की वैल्यू यहाँ पे म्यू होगी, क्योंकि हम जानते नहीं है। यहाँ पे म्यू 2 की वैल्यू कितनी? 1। तो यहाँ पे म्यू 1 की वैल्यू आपने म्यू लिए, इसकी वैल्यू को 1 लिए। डी की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो दिमाग लगाओ। देखो हमने क्या माने, लेट करें कि जो पूरे के पूरे ग्लास स्लैब है इसकी थिकनेस टी है। पूरे के पूरे ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है? टी है। अब आप लोग सभी लोग जानते हो कि ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है? दिमाग लगाना थोड़ा। देखो
हमेशा सरफेस से नापी जाती है। और ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या ये है? नहीं, सेकंड वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये है। तो यहां से लेकर यहां तक, अब भी हम लोगों ने कैलकुलेट करे थे, यहां से लेकर यहां तक के म्यू एक्स था। तो मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ। वो हुआ म्यू एक्स प्लस टी। तो लगा दी म्यू एक्स प्लस टी, क्या थी रियल डेप्थ, अपॉन क्या होगा डी डैश। तो डी डैश की वैल्यू नहीं मालूम, इधर उधर भेजो, यहां से आपकी डी डैश की वैल्यू निकल गई। मतलब मैं कह सकता हूं यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू आपकी ये आ चुकी है, जो कि है आप लोग की एपरेंट डेप्थ। अब मुझे पता करना है कि इमेज की शिफ्टिंग कितनी हुई। शिफ्टिंग का मतलब क्या, कि मतलब एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहां था, लेकिन जब यहां से देख रहे थे तो कितने जगह में उसने अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लिया। तो मतलब शिफ्टिंग हुई है, मैं बताता हूं आप लोग को, वो यहां से यहां, तो ये हुई है आपकी शिफ्टिंग। मतलब वो ऑब्जेक्ट मतलब जो था वो यहाँ पे पहले शो कर रहा था, अब यहाँ दिख रहा है जब आप यहाँ से देखते हो। तो क्लियर है सब लोग को, बेसिक सा है, डरने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये शिफ्टिंग कैसे हुई तो चेक करने की कोशिश करेंगे इसको। देखो हमने माने कि ये पॉइंट का नाम ए दे दिया, इसका नाम ए दे दिया, बेसिक मैथ्स लगाएंगे। अगर मुझे ये वैल्यू निकालना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं टोटल ओ ए में से आई ए को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये वैल्यू निकल जाएगी, वही करने वाला हूं। तो शिफ्टिंग कितनी हुई, शिफ्टिंग को ऐसे डिनोट करें, शिफ्टिंग कितनी हुई थी, ओ आई हुई थी। क्लियर, यहां तक के देख लो, ओ आई हुई थी। तो मैं अगर ओ ए में से ओ आई सॉरी ए आई को माइनस करा दूंगा तो वैल्यू निकल जाएगी। हाँ जी, ओ ए में से आई ए को माइनस करा दूंगा तो वैल्यू निकल जाएगी। अब ये ओ ए कितना है, चलो देख लो यहाँ पे फटाक से, ओ से लेकर ए तक की वैल्यू कितनी है। तो इसको चेक करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो ऑब्जर्व करना सभी के सभी लोग, यहाँ पे करते हैं। चलो कहाँ पे, यहाँ पे देखो, ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस कितनी थी टी, और ऑब्जेक्ट से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोगों ने क्या अज्यूम करे थे, वो करे थे एक्स। देखो यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस कितनी हुई टी, ये थिकनेस तो टी हुई, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक के कितना हुआ आप लोग का, वो हुआ एक्स। तो ये कितना हो जाएगा टोटल एक्स प्लस टी। क्लियर दोस्तों, तो देख लो हमने क्या लिया यहाँ पे एक्स प्लस टी लिया। अब अगला क्या है आई ए, तो आई ए के लिए अब बात करते हैं। आई ए मतलब ये तो सॉल्व करें ना हम लोगों ने, कहाँ किए, ये निकाले, इसकी वैल्यू लिख दो। तो देखो ये आपकी वैल्यू, इसको बेसिक से आप लोग यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे, आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। मैं डायरेक्ट लिखा दिया हूँ, बट इट डजंट मीन कि आप लोग को घबराना है। क्लियर है यहाँ तक के समझ में आया सब लोग को। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। टॉपिक का नाम है टीआईआर और उसकी एप्लीकेशन। टीआईआर क्या होता है, उससे पहले बढ़ने से पहले एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं। जैसे यार देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, रेस को पहुंचा रहे हैं डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे, ठीक है, डेंसर से रेयर पे लाइट को पहुंचा रहे हैं। ये क्या है, परपेंडिकुलर फैजल खान का भाई। क्लियर है यहाँ तक के? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दिमाग लगाना, हम लोगों ने एक रेस को पहुंचा है जो एक स्पेसिफिक एंगल क्रिएट करते हुए, एक स्पेसिफिक एंगल आई क्रिएट करते हुए यहाँ से गई और एंगल आर क्रिएट करके बाहर निकल गई। मतलब क्या हुआ है, बेसिक सा रिफ्रैक्शन हुआ है ना। अब हम क्या करें, उस एंगल को और बड़ा करें, मतलब इसको इधर और ज्यादा शिफ्ट करें। मतलब इतना शिफ्ट कर दिए कि जो एंगल आई है वो सी के बराबर हो गया, और जो आर की वैल्यू है वो 90 डिग्री अचीव हो गई। समझना, ऐसा एंगल जब रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री हो जाए तब उस इंसिडेंट एंगल को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन यही है कि अगर आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, मतलब क्या, जो आप लोग की रेज है वो सरफेस पे चलने लग जाए, तब आप लोग का क्रिटिकल एंगल अचीव हो जाता है। क्रिटिकल एंगल को इंसिडेंट एंगल से रिप्लेस करके सी लिखते हैं, या फिर कई किताबों में थीटा सी लिखते हैं, दोनों लिख सकते हो। अब हम और क्या करेंगे, इस एंगल को और खसकाएंगे, ठीक है ना, और उधर खसकाने की कोशिश करेंगे। मतलब ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि जो आपका इंसिडेंट एंगल है वो ग्रेटर देन हो जाए क्रिटिकल एंगल से, तब जो रेस है वो रिफ्रैक्ट तो नहीं होगी। अब आपको दिमाग लगाओ ना, अगर ये 90 डिग्री होगी, इसको और इधर खसका दोगे तो रेस तो अंदर ही आ जाएगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि होगा क्या कि अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल आप क्रिएट कर दोगे और डेंसर से रेयर में पहुंचाओगे तो लाइट बाउंस बैक होके आ जाएगी उसी मीडियम पे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये फिनोमिना कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ तक कि समझ में आया। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल एक ऐसे टाइप का एंगल होता है जब आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। मतलब क्या, क्रिटिकल एंगल एक ऐसी कंडीशन है जब रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू 90 डिग्री मिल जाए, तब इंसिडेंट एंगल को रिप्लेस करके आप लोग क्रिटिकल एंगल फॉर्म कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो यही चीज है आप लोग का, द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, देन द रेज चेंज फ्रॉम जस्ट रिफ्रैक्टिंग टू द टोटल रिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को कैसे निकालते हैं, इसका छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन क्या है कि एंगल आई सी के बराबर होनी चाहिए और आर 90 के बराबर होनी चाहिए। तो जो आप लोगों ने सपेरा लॉ था, स्नेल्स लॉ, उस पर आप लोग को यहाँ पे ऑब्जर्व करना। देखो ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा आप लोग का, μ1, ये होगा μ2, ये साइन आई साइन आर। क्लियर है यहाँ तक के? तो साइन आई की जगह पे आ जाएगा साइन सी, साइन आर की जगह पे आ जाएगा साइन 90। तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि μ1 साइन सी विच इज इक्वल टू μ2।
तो म्यू1 साइन सी विच इज इक्वल टू म्यू2, और ये म्यू1 को नीचे भेजा मैंने तो साइन सी विच इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1। म्यू2 अपॉन म्यू1 होता है आप लोग का म्यू या फिर फर्स्ट टू सेकंड मीडियम, क्लियर है यहाँ तक के। और सी की वैल्यू ये आ जाएगी, और साइन थीटा की वैल्यू को इधर पहुंचा दोगे तो सी विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू आ जाएगा। इसी को कहते हैं क्रिटिकल एंगल की वैल्यू, या फिर इसके थ्रू आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसी तरीके से बढ़ते हैं एक और बार टीआईआर की तरफ। तो टीआईआर क्या है, देखो यार, टीआईआर की कंडीशन तभी अचीव हो सकती है, क्रिटिकल एंगल की कंडीशन तभी अचीव हो सकती है जब रेज डेंसर से रेयर में जा रही है। तो जब भी रेज डेंसर से रेयर में जाती है और जाते वक्त जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बनते हुए जाता है, तो होता क्या है, जो रेज है वो बाउंस बैक हो जाती है टुवर्ड दी मीडियम। क्लियर है यहाँ तक के। तो ये कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बहुत अच्छा फिनोमिना है। आज के टाइम में आपके घर में जो वाईफाई शाईफाई चलता है, जिसके थ्रू आप लोग अपनी उससे बात कर पाते हो, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो उसमें इतनी स्पीड क्यों रहती है, क्योंकि उसके अंदर एक्चुअल में ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रहा है। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो टीआईआर के फिनोमिना में वर्क करता है। टीआईआर में जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हुए आते हैं। क्लियर है यहाँ तक के। तो समझ में आया ये चीज, भूलोगे तो नहीं। तो टीआईआर के बारे में आई होप आप लोग को क्लियर हुआ। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में भी समझाया मैंने। देखो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग का रहता है, ये कोर वाला पोर्शन है, उसके ऊपर क्लेडिंग रहती है, वो देखे होंगे आप लोगों ने, वायर कभी काट के देखना समझ में आया। उसके ऊपर फिर एक कोटिंग रहती है ब्लैक कलर की। क्लियर है। तो जैसे ही रेज अंदर आएगी हल्की सी बैंड होगी, क्यों, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है, फिर टकराना 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 और ऐसे करके आपके घर तक के सिग्नल पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से कुछ छेद हो गया तो होता है ना, भैया वाईफाई नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि पक्का इसकी जो क्लेडिंग वगैरह होगी वो खराब हो गई होगी। तो फिर वो आते टेप शेप मारते, फिर अंदर टकराना टकराना चलता और आपके घर में सिग्नल्स पहुंचने लग जाते हैं। या बचपन में आप लोगों ने देखे होंगे, वो एक आता था ना मेले में, वो इस तरीके का एक मिलता था पौधे टाइप का, क्या बोलते थे मेरे को नहीं मालूम, ठीक है। तो इधर से नीचे से लाइट जलता था तो उसमें रंग बिरंगे कलर चमकते थे। क्लियर है। वो जो पाइप था ना वो ऑप्टिकल फाइबर से बना हुआ था और उसके अंदर ही अंदर लाइट चलता रहता था, इसलिए हमको दिखता था अरे वाह क्या नया कॉन्सेप्ट है। तो वो ऑप्टिकल फाइबर का था। मिराज क्या होता है, मिराज पराठे की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जो प्लेन में भी आपको मिल जाता है। एकदम घर जैसा स्वाद है। यस सर, इसीलिए हम भी मिराज पराठा और नमकीन ही सर्व करते हैं। मिराज एक ऐसा फिनोमिना है जो आप लोग को गर्मी के सीजन के टाइम पे दिखता है। मतलब बेसिक से आपको बताऊं तो ये फोटो गलत डली हुई है यार मिराज की, एक साइड ये वाली फोटो, ठीक है। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व करे होंगे जब आप रोड में गाड़ी चाड़ी चलाते रहते होंगे तो आप देखते होंगे पानी पानी टाइप सरफेस में दिखता है, या फिर कई बार ऐसा लगता है कि जो ऊपर परछाई, मतलब ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो भी पानी की तरह नीचे रिफ्लेक्ट मारते हुए दिख रहा है। जैसे ये पेड़ जो है वो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है इस तरीके से। क्लियर है। तो ये फिनोमिना क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे दो मीडियम बन चुके थे, एक कूलर साइड बन चुका था, मतलब एक डेंसर साइड था, एक रेयर साइड था। रेज बैंड होकर आ रही थी डेंसर से रेयर में, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और ये रिफ्लेक्ट होकर आपको ऑब्जेक्ट दिख गया। ये गर्मी के सीजन में होता है। आप आज भी देख सकते हैं, 2 बजे बाहर निकलो, गाड़ी तेजी से चलाते हो जाओ, बढ़िया, ज्यादा तेज मत चलाना, गिर पड़ा मत जाना, और आप लोग को दिख जाएगा टीआईआर। क्लियर है। हालांकि एक चीज समझो, आप लोग को एग्जाम में एक एक नंबर के बारे में लिखने को इसमें आएगा, तो इसमें आप लोग को ज्यादा कुछ डीप में नहीं पढ़ना है, छोटा सा एक डायग्राम बना देना, खत्म कहानी। तो यहां तक क्लियर है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आप लोग का प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, बेसिक सी बात है। प्रिज्म एक ऐसा टाइप की बॉडी होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है, पॉलिश फ्लैट्स होते हैं उसके अंदर, और साथ ही साथ ऑप्टिकल एलिमेंट होती है। ये आप लोगों ने बचपन में देखी होंगी, ये होता है यहाँ से व्हाइट लाइट आती तो स्प्रेड हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर पे। इसी के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म का मतलब ये है कि दो सरफेस के बीच का जो एंगल क्रिएट होता है उसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, उसको ए से डिनोट करते हैं। समझ में आया सबको। तो ये होता है आप लोग का एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ में आया दोस्तों। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। तो देखो एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में समझते हैं। जैसे ये इंसिडेंट रे थी, कौन सी रे थी, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे थी, ये नॉर्मल थी, नॉर्मल से टकराई सीधी हो गई, फिर नॉर्मल से यहाँ पे फिर टेढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे होता क्या, देखो यहाँ पे दो एंगल बनते हैं, यहाँ पे बना एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे बना एंगल ऑफ इमरजेंस। आप लोग कुछ समझदार हो कि अगर ये साइड वाला मीडियम नहीं रहता तो ये रेस सीधी चल जाती है ना। तो हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, चलिए आइए। तो हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन करें ऐसा, और इसको भी रेस को पीछे लिए, तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है इसको कहे मिनिमम, सॉरी, एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे कौन सा एंगल था, वो था एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पे जो बना ना ये वाला, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ रही है। एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे एंड द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे व्हेन द लाइट पासेस थ्रू वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। क्लियर है यहाँ तक के। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सब लोग को। तो इसके ऊपर का आप लोग को डेरिवेशन आ सकता है। तो चलिए भाई इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं नीचे की तरफ। देखो समझने की कोशिश करना, सभी लोग ध्यान देना इस डायग्राम पे। आप लोग अगर ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे हैं भैया, आगे तो बताओ। हाँ जी। तो देखो ये वाला एंगल कहलाता है R1, ये वाला एंगल कहलाता है R2। क्लियर है यहाँ तक के। अब आप खुद दिमाग लगाओ, मुझे बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा। मतलब क्या कि देखो ये वाला एंगल पूरा 90 डिग्री है, तो ये वाला पूरा भी कितना होगा
देखो दिमाग लगाओ, ये वाला एंगल कितना है, एंगल आई है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये भी एंगल आई होगा। लेकिन इसमें से अगर मैं R1 को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वैल्यू निकल जाएगी। हाँ जी, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी I माइनस R1। इसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा। अगर ये एंगल E है तो ये भी एंगल पूरा पूरा E होगा, तो इसमें से R2 को माइनस करा दो तो वैल्यू कितनी निकल जाएगी, वो निकल जाएगी E माइनस R2। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। इसी के साथ साथ हम लोग मानेंगे यहाँ पे एक जो एंगल है इसका नाम हाइपोथेटिकली दे दिए x है। क्लियर है यहाँ तक कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें ना देखो क्या चीज को कैलकुलेट करना है। सो हमें क्या करना है, हमें ना इस चीज को निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं इसको थोड़े अलग तरीके से आप लोग को निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, नामकरण करेंगे। नामकरण कैसे होता है भाई, तो हमने माने कि ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम A है, ये एंगल है, ठीक है ना, पॉइंट नहीं, ये A है। इसी तरीके से इसका नाम दिया आपने B नाम दे दिए, इसका नाम दे दिए C नाम दे दिया, और इस पॉइंट का नाम M दे दिया। क्लियर है ना। सबसे पहले आप इसके लिए निकालोगे इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे करना क्या है, जितने भी एंगल्स है उनको एड ऑन करके 180 डिग्री से बराबर कर देना। मतलब क्या, सम ऑफ ऑल द एंगल प्रेजेंट इनसाइड दिस ट्रायंगल व्हिच इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी बताओ फटाक से, कौन कौन से एंगल थे, x था, R1 था, R2 था। देख लो, चेक कर लो, ये था ना, x था, R1 था, R2 था, तो ये इसके अंदर थे विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक के। अब हमने क्या करें, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी, इन दोनों को साइड में भेज दी। तो जो आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे, x की वैल्यू ये आ गई क्योंकि अननोन थी 180 डिग्री माइनस ब्रैकेट में R1 प्लस R2। क्लियर है। अगली बात करते हैं, अब याले ट्रायंगल का निकालते हैं। क्लियर है, आप सब लोग समझदार हो कि इंटीरियर एंगल विच इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर में कौन सा था, डेल है, इंटीरियर में कौन सा है, ये वाला एंगल है और ये वाला है। कौन से ट्रायंगल की बात हो रही, AMC की बात हो रही। तो चलो, इन ट्रायंगल AMC I माइनस R1 प्लस E माइनस R1, यहाँ पे I और E को साथ में लिख दो, ब्रैकेट में बाहर माइनस R1 प्लस R2। तो ये आप लोग की हो जाएगी एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू। समझ में आया दोस्तों, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोगों ने क्या करें, यहाँ पे हमको ना इसी की वैल्यू को चाहिए। देखो यही सॉल्व करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज आप लोग को लिखनी पड़ेगी। जैसे इसकी वैल्यू चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी पुट करना है, बहुत सारी चीज है। क्लियर है यहाँ तक के। तो हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोगों ने जानबूझ के क्या किए, हमने ना ये वाले क्वाड्रिलेटरल था ना, इसको सॉल्व करें, ये पूरे क्वाड्रिलेटरल को। तो यहाँ पे एंगल कितना था, A, मतलब क्या, सम ऑफ ऑल दी एंगल विच इज इक्वल टू 360 डिग्री कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल था कितना, A, यहाँ पे एक एंगल है पूरा पूरा 90, ये भी पूरा पूरा 90, और ये x। तो मतलब क्या, A प्लस 90 प्लस x विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखो A प्लस 90 प्लस x प्लस 90 विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। सभी लोग समझदार हो, यहां तक क्लियर हुआ सब लोग को। तो देखो हम लोगों ने क्या करे, x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करा दी। तो x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कराओगे तो ये वैल्यू आ गई 180 माइनस R1 प्लस R2। यहां तक क्लियर है सब लोग को। अब दिमाग लगाओ, ये कितना हुआ, 90 180 प्लस 180, मतलब इधर जाएगा तो ये 360 माइनस हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। बचेगा कितना, A और माइनस में R1 प्लस R2। ये वैल्यू बची आपकी, यहाँ तो 0 आ गया। ये पूरी टर्म को साइड में लेकर चलेगा तो मेरे पास A की वैल्यू आई R1 प्लस R2। जैसे आपके पास A की वैल्यू R1 प्लस R2 आई तो इसको आप यहाँ पुट कर सकते हो, तो आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन निकल जाएगा। तो आपने क्या करे, जैसे पुट करे तो आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन निकल गया। समझ में आया क्या, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। बेसिक हलवा बातें हैं, कोई बहुत टफ डेरिवेशन नहीं है। यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व करें। अगर ये 3 पॉइंट याद है तो तुम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। पूरा डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आगे की, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है, देखो ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे इंसिडेंट एंगल और इमरजेंस एंगल, इसको इमरजेंस एंगल कहते हैं। क्लियर है, इंसिडेंट एंगल और इमरजेंस एंगल बराबर हो जाए, साथ में R1 R2 R के बराबर हो जाए, मतलब दोनों इक्वल हो जाए, तो कंडीशन कहलाती है एंगल ऑफ डेविएशन की। कोई आपसे पूछा एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन क्या है या होता क्या है, तो आप बोलोगे कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर हो जाए और R1 R2 भी R के बराबर हो जाए, तब ये कंडीशन अचीव होती है। तो आपके पास अगर ये कंडीशन आ गई है तो आप A की वैल्यू निकाल सकते हो, R1 प्लस R2। तो यहाँ दोनों तो सेम है तो R R हो जाएगी, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A/2। बेसिक मैथमेटिक्स। क्लियर है। अब देखो यहां तक के समझ में आया तुम लोग को। बेसिक जो एंगल ऑफ डेविएशन निकाले थे, मिनिमम डेविएशन निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, I प्लस E था, याद करो इन दोनों की वैल्यू तो बराबर हो गई। जब बराबर हो गई तो यहाँ पे क्या करोगे, मतलब किसके लिए, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए ना। तो I प्लस I 2I जाएगी। क्लियर है, तो 2I माइनस A। तो मेरे को I के फॉर्म में निकालना है, तो मैंने A को उस तरफ भेजा तो डेल प्लस A हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। तो I की वैल्यू ये आ गई, तो R की वैल्यू ये आ गई, I की वैल्यू ये आ गई। अब मुझे निकालना है
प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जा सकता है? वो निकाला जा सकता है साइन आई अपॉन साइन आर से। क्लियर है यहाँ तक के? तो साइन आई की वैल्यू और आर की वैल्यू, दो की वैल्यू पुट करोगे तो ये रही आपकी आई की वैल्यू, ये रही आर की वैल्यू। जैसे आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपका जो वैल्यू है वो आ जाएगा। ये आप लोग का कहलाएगा क्या? देखो आई की वैल्यू ये पुट करें यहाँ पे तो आपकी वैल्यू ये मिली। इसी तरीके से आर की वैल्यू ये पुट करें यहाँ पे और ये मिली। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना, ये जो डेलम है ना ये मिनिमम है, यहाँ पे ऐसा मिनिमम लगा लेना। क्लियर है यहाँ तक कि? जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया हूँ। क्लियर है यहाँ तक कि? तो ऐसा कर लेना क्योंकि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की बात कर रहा है। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी भी टाइप का? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। आई होप यहाँ तक के सभी लोग को क्लियर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है रिफ्रैक्शन फॉर स्पेरिकल सरफेस। मतलब क्या कि एक ग्लास का स्लैब है जो सामने से कर्व्ड है। देखो एक ग्लास का स्लैब टाइप का लेकिन सामने से कर्व्ड है, तो इसके वजह से, इस स्पेरिकल सरफेस की वजह से कैसा रिफ्रैक्शन हो रहा है इसको हम लोग पता करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, यहाँ इसके अंदर μ2 है। क्लियर है? मतलब इसके अंदर का μ2 है, बाहर नहीं। बिठा देता हूँ वरना तुम लोग गलत कर लोगे। क्लियर है यहाँ तक के? बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पक्का बनी होगा क्योंकि एयर है, तो याद रखे रहना। क्लियर है यहाँ तक के? हमने क्या मान रहे हैं? देखो इस डेरिवेशन में ऐसा बताया जाता है। देखो एक चीज समझो, फिजिक्स के डेरिवेशन को समझने के लिए पहले उसके डायग्राम को समझना जरूरी है। अगर आप उसके डायग्राम को नहीं समझ पाए तो 2.5 ग्राम भी आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। तो आप लोग क्या कर रहे हो? बेसिकली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख रहे हो जिसका नाम क्या है? ओ। क्लियर है? आपने रेस पहुंचाए तो आप सभी लोग जानते हो नॉर्मल से कट होकर जाएगी और ये नॉर्मल जो है यहाँ पे आके सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाता है। क्लियर है यहाँ तक? ये आप लोग का नॉर्मल था। अब होगा क्या? आप लोग समझदार हो कि अगर ये सरफेस नहीं रहता तो ये सीधी चले जाती। क्लियर है? कौन सीधी भाई? रेस। और अब भी खेल है खेले रोज लगावे मेल। ठीक है? अब देखो वो कह रहा है ऑब्जेक्ट अब क्या होगा? रेयर से डेंसर में जा रहा है तो पक्का बैंड होगा, तो ये बैंड होगा टुवर्ड दी नॉर्मल और यहाँ पे एक इमेज फॉर्म करेगा। क्लियर है यहाँ तक के? समझ में आया सब लोग को? यहाँ पे इसको कहते हैं पी। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं पोल। लेकिन हम लोग जानबूझ के यहाँ पे छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे और लगभग 90 डिग्री के एंगल पे पी डैश बनाएंगे। पी डैश लगभग बराबर है। क्यों? क्योंकि जो ये कर्व सरफेस है बहुत ज्यादा स्टीप टाइप का, एक्चुअल में इतना ज्यादा दिख रहा है लेकिन ये है एक्चुअल में ऐसा। अब इसके लिए पी यहाँ और पी डैश यहाँ तो लगभग बराबर है। यहाँ तक क्लियर है? सब लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग क्या करने वाले हो? आप लोग यहाँ पे कुछ एंगल्स को नाम दे दोगे। क्लियर है दोस्तों? देखो यहाँ पे जो एंगल है इसका नाम अल्फा दे दोगे, यहाँ पे जो एंगल है इसका नाम बीटा दे दोगे और यहाँ पे जो एंगल है इसका नाम गामा दे दोगे। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे जो एंगल है इसका नाम θ1 दे दोगे, यहाँ पे जो एंगल है इसका नाम θ2 दे दोगे। अब आपको करना क्या है? देखो आपको करना यह है कि सबसे पहले एंगल थीटा और θ2 की वैल्यू, θ1 θ2 की वैल्यू निकालना है। ठीक है? θ1 θ2 की वैल्यू निकालना है और उसमें आप लोग को अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को पुट कर देना। जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो कहलाएगा रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला। उसी को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन। तो देखो दिमाग लगाने की कोशिश करें। θ1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्सटीरियर एंगल विच इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल ले सकता हूं मैं। तो देखो मैंने भी यहाँ पे सेम यही ट्रायंगल लिया। देखो मैंने क्या किया? ये लिया θ1 और अंदर एंगल कौन से? अल्फा और बीटा। तो आप सभी लोग समझदार हो। इन दी ट्रायंगल OMC एंगल कितना हो जाएगा? θ1 विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ तक क्लियर है? अगली चीज देखो मुझे निकालना बीटा के लिए। बीटा के लिए कैसे निकलेगा? ये ट्रायंगल। तो एक्सटीरियर एंगल विच इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल और इंटीरियर में कौन? θ1 और गामा। तो देखो बीटा की वैल्यू निकल गई θ2 माइनस गामा। लेकिन अब मुझे यहाँ पे θ2 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ तो प्लस आएगा। तो मुझे क्या करना है? बेसिकली θ2 की वैल्यू चाहिए। तो θ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बीटा माइनस गामा। तो ये आपके पास θ1 की वैल्यू निकल गई। इधर से देखो तो ये तुम्हारे पास θ1 की वैल्यू निकल गई, इस तरफ से बीटा की वैल्यू निकल गई। क्लियर? सॉरी θ2 की वैल्यू निकल गई। यहाँ से θ1 निकल गया, यहाँ से θ2 निकल गया और यहाँ पे जितनी भी रेज है सभी के सभी पैराक्सियल है। भाइयों बहनों पैराक्सियल वो रेज होती है जिसके वजह से जितने भी एंगल इस डायग्राम में प्रेजेंट है वो सभी के सभी छोटे बनते हैं। और पैराक्सियल की वजह से अगर साइन थीटा है तो वो थीटा बन जाएगा, टेन थीटा है तो वो थीटा बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, मेरे पास θ1 और θ2 की वैल्यू निकालनी है। ऐसा क्यों निकालना है? क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्चुअल में स्नेल्स लॉ को यूज करते हुए सॉल्व करना पड़ेगा। स्नेल्स लॉ अगर मैं क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में साइन θ2 याद है μ1 विच इज इक्वल टू μ2 साइन θ1 वन यहाँ पे टू। क्लियर है यहाँ तक? तो इसकी वैल्यू तो है हमारे पास। θ1 θ2 की वैल्यू नहीं है इसलिए हम इसको निकाल रहे हैं। समझ में आया ना? सब लोग को कंफ्यूजन तो नहीं है? तो देखो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अल्फा और बीटा की और गामा की वैल्यू निकाल लेंगे, तभी यहाँ पुट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। कैसे निकाल सकते? देखो पहले ये वाले ट्रायंगल से निकाल सकते। अरे भाई ये देखो ना, इसको हमने नाम दे दिए H। चलो हम इसका नाम दे देते H।
क्लियर है। तो इसका नाम दे दिया तुमने एच। ये हो गया एच। परपेंडिकुलर अपना दरवाजा खुलता है तो उसका आशिक खड़ा, सॉरी एंगल उसका दरवाजा खुलता है तो सामने खड़ा उसका आशिक मिलता है एच। तो यहाँ से आपके पास एच की वैल्यू है, साथ ही साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक के यू वैल्यू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के आर वैल्यू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के वी वैल्यू है। ये तो मालूम होगा तुम लोग को, बेसिक आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। तो अब मुझे ये निकालना है, तो मेरे पास परपेंडिकुलर है और साथ में बेस है, तो मैं tan थीटा से निकाल सकता हूँ। इसी तरीके से मुझे बीटा निकालना है तो तुम्हारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है। इसी तरीके से तुम लोग को अगर गामा निकालना है तो तुम्हारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है। खत्म कहानी, यहाँ तक क्लियर है। तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी कितनी, h अपॉन माइनस यू। माइनस यू क्यों लिखे, क्योंकि देखो इंसिडेंट रे इस तरफ है, इसके अपोजिट में थी, इसलिए इसको माइनस लिया गया। क्लियर है यहाँ तक के। और हम मानेंगे ये सभी की सभी रेस कैसी है, ये सभी की सभी रेस पैराक्सियल है। पैराक्सियल इसलिए tan अल्फा अल्फा हो जाएगा। इसी तरीके से tan बीटा की वैल्यू कहाँ थी, तो आप लोग ऑब्जर्व करोगे ये जो tan बीटा की वैल्यू थी वो यहाँ थी, देखो ये थी। क्लियर है दोस्तों। तो tan बीटा की वैल्यू यहाँ थी, यहाँ पे बीटा था आप लोग का, यहाँ पे ऐसा अल्फा था। क्लियर है। और ये h था और ये कितना था आप लोग का, वहाँ पे r, यहाँ पे ये u था। क्लियर है। तो tan बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, tan बीटा विच इज इक्वल टू h अपॉन r हो जाएगा, प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे के साथ चल रही। क्लियर है। अब अगली चीज यहाँ पे गामा की बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग का गामा था, यहाँ पे आप लोग का h था, यहाँ पे v था। ये कौन सा ट्रायंगल है, यहाँ पे देखो ये वाला ट्रायंगल है। क्लियर है दोस्तों। अगर ये वाला ट्रायंगल है तो आप लोग क्या करोगे, बेसिकली tan गामा विच इज इक्वल टू h अपॉन v कर दोगे। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो गामा है वो भी छोटे छोटे एंगल है, इसलिए यहाँ पे tan गामा जो है वो गामा हो जाएगा। क्लियर है। स्नेल्स लॉ लगाना है आप लोग को। अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ μ2 sin थीटा 1 विच इज इक्वल टू μ1 sin थीटा 1 विच इज इक्वल टू μ2 sin थीटा 2। sin थीटा 1 के बराबर हो जाएगा, sin थीटा 2 थीटा 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा हुआ, दिख रहा है आप लोग को। यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू पुट करोगे, कितनी थी, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे कितनी थी, बीटा माइनस गामा। कहाँ से आई ये, अरे ये वैल्यू थी ना, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। बेसिकली आपकी वैल्यू ये आ गई। यहाँ पे आपने h को कॉमन यहाँ से भी निकाले, यहाँ से भी निकाले, h यहाँ बाहर आया और h बाहर आया तो उसकी खैर नहीं, उसको पढ़ा दिया गया। क्लियर है, यहाँ रखे। अब दिमाग लगाओ, हमने क्या करा, इसका इंटू कर दिया अंदर, इसका भी इंटू करे, यहाँ पे भी इसका भी इंटू करे। हमने क्या करे, जैसे इंटू करे तो हमारी इक्वेशन ये मिली। r वाली वैल्यूज जो थी उसको एक तरफ लिखे और बाकी रिमेनिंग टर्म को एक तरफ लिखे, तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन। आई होप यहाँ तक कि तुम लोग को सभी चीजें क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो है लेंस और लेंस मेकर फॉर्मूला। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेंस क्या होता है, लेंस मतलब ये कि यार आप लोगों ने दो स्पेरिकल सरफेस लिए, उसको जोड़ दिए इस तरीके से तो आपका कॉन्वेक्स लेंस बन गया। इसके अपोजिट ऐसे छोड़ दिए तो कॉनकेव लेंस बन गया। तो ये देखो, ये आपका कॉनकेव लेंस है और ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। तो लेंस क्या होता है, किस्म से ट्रांसपेरेंट पॉलिश बॉडी है जो कि बाउंडेड है बाय द टू कर्व्ड सरफेस से, और अलग अलग पोजीशन ऐसे लगा दिए तो कर्व्ड सरफेस एरिया को तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, ऐसे लगा दिए तो कॉनकेव हो जाएगा। इसके अलावा और भी होते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, बाई कॉन्वेक्स। देखो इन सबको बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव ही कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक के। और भी होते हैं जो आपको नहीं देखना इतना ज्यादा, बेसिक देखते हुए चलो आगे बढ़ो। देखो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बीच में डिफरेंसेस आप लोग को मालूम होना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो रेस को कन्वर्ज करता है, ढेर सारी रेस थी उसको एक पॉइंट पर लाके छोड़ता है, मतलब क्या, फोकस के पास लाके। क्लियर है यहाँ तक के। और जो आप लोग का कॉनकेव लेंस ही डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये रेस को डाइवर्ज कर देता है। इसी तरीके से जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगी, साथ ही साथ यहाँ पे हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव मिलने वाली है। अब जो कॉनकेव लेंस है ये मायोपिया को ठीक करने के लिए होता है और कॉन्वेक्स लेंस जो है वो हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए करा जाता है। आप लोग की आंखों में कौन सा लेंस है, कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ जो इमेज फॉर्मेशन होता है कॉन्वेक्स लेंस का वो रियल और इन्वर्टेड होता है, साथ में जो कॉनकेव का होता है वर्चुअल, इरेक्टेड और मैग्नीफाइड इमेजेस बनती है। याद है, क्लियर है। चलिए समझते हैं लेंस के बारे में। जैसे आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो ये लेंस है, बीचों बीच वाले पॉइंट को कहते हैं क्या, ओ को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। इसी के साथ साथ यहाँ पे दो फोकस बनते हैं, एक होता है आपका प्रिंसिपल फोकस और एक होता है सेकेंडरी फोकस। इस तरीके से आप लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो बनते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या, देखो एक कर्व सरफेस था, इससे कट के बना है ना, तो इसका सेंटर पॉइंट इधर वाला, इससे कट के बना है तो इसका सेंटर पॉइंट इधर वाला। तो इस तरीके से तो ये आप लोग के कर्व सरफेस एरिया कहलाएंगे, साथ में इसकी फोकल लेंथ भी कहलाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ जो होगी आप लोग की उसको आर कहेंगे।
यहाँ से लेकर जो फोकस की लेंथ होगी उसको आप लोग फोकल लेंथ कहेंगे, स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। सेम टू सेम यहाँ पे भी ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा आप लोग का। इसी के साथ साथ इस तरफ में आप लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर में सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर बना आपका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, इस तरीके से आप लोग कुछ टर्मिनोलॉजी इसको याद रखना, कदम कहानी। और बीच वाली लाइन को प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, कुछ साइन कन्वेंशन इनको ज्यादा जरूरी है। एक चीज याद रखना, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो पॉजिटिव में रहेगा, नीचे है तो नेगेटिव में। अगर हाइट नाप रहे ऊपर में तो पॉजिटिव आएगी, नीचे रहेंगे तो नेगेटिव। चाहे इस तरफ लो, इस तरफ लो या इस तरफ लो, नीचे है तो नेगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव। इंसिडेंट रे के साथ अगर आपकी यहाँ पे कुछ वैल्यू को नाप रहे हो तो पॉजिटिव रहेगी, इंसिडेंट रे के अपोजिट में नापोगे तो वो नेगेटिव आएगी। तो कॉन्वेक्स के लिए भी ऐसे, कॉनकेव के लिए भी ऐसे ही आप लोग का रहेगा। लेकिन याद रखना, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। ये चीज आप लोग को याद रहेगी, तो बेसिकली आप लोग को सब चीजें बन जाएगी। तो चलिए समझते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक है आप लोग का क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो कि देखो एक यहाँ पे आप लोग का लेंस है और ये ऑब्जेक्ट है, तो किस तरीके से इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी इसको चेक करते हैं। तो यहाँ से रेस जाएगी इस तरीके से, जैसे आपने रेस को पहुंचा है तो यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पे दिमाग लगाओ, देखो ये एक कर्व सरफेस था तो रेस पक्का बेंड होगी इस तरीके से। अगर ये वाला सरफेस नहीं होता, सिर्फ यही होता प्रेजेंट, तो रेस यहाँ जाती, मतलब कैसी जाती, रेस आपकी ऐसी जाती है। क्लियर यहाँ तक के, और यहाँ पे इमेज फॉर्म करती I1 या I डैश, जो भी आप कह सकते हो। क्लियर यहाँ तक के। अब आप लोग समझदार हो कि बाजू में एक और ऑब्जेक्ट भी, मतलब एक और कर्व सरफेस एरिया भी है, तो रेज यहाँ तो गई है लेकिन और बेंड हो जाएगी। मतलब होगा क्या कि एक्चुअल में ये रेज यहाँ से ट्रेवल करते हुए गई और फिर बेंड हो गई और यहाँ पे फाइनल इमेज फॉर्म करी। क्लियर है दोस्तों? ये क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर बीचों बीच वाला। यहाँ से लेकर यहाँ तक के U, यहाँ से लेकर यहाँ तक के V, यहाँ से लेकर यहाँ तक के आप लोग का क्या कहलाएगा, R कहलाएगा। देखो एक्चुअल में सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर पे भी बनेगा, क्लियर है, क्योंकि तभी तो रेस बैंड होगी आप लोग की। क्लियर दोस्तों यहाँ तक के? हाँ जी। इसी के साथ साथ तुम्हारा यहां से लेकर यहां तक के हो जाएगा V डैश। तो देखो एक चीज समझने की कोशिश करना, अभी आप लोग फिर से समझदार हो, बहुत समझदार हो आप लोग। पहले वाले सरफेस में ऑब्जेक्टिव रे कौन सी है, तो पहले वाले सरफेस में जो ऑब्जेक्ट की रे, ऑब्जेक्टिव रे है वो है O से आ रही है। और इमेज कौन है, इमेज है आप लोग का I डैश। क्लियर है यहाँ तक के? पहले वाले के लिए, अरे भाई ये वाला है ना पहले के लिए, अगर ये नहीं होता तो यही होता। क्लियर है? लेकिन सेकंड सरफेस भी है, तो मैं मानता हूं कि सेकंड सरफेस के लिए कौन है बताओ। सेकंड सरफेस के लिए कैसे देखेंगे, तो सेकंड सरफेस के लिए ऐसे देखेंगे कि देखो सेकंड सरफेस की तरफ आने वाली रेज ये है, याद रखना है ना। तुम किसी और के साथ रहे लेकिन अब तुम मेरे साथ हो, इसलिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। क्लियर है? मतलब ऐसी बातें होती है ना। तो ये रेज कौन सी है, ये ऑब्जेक्ट की रे हुई ना, क्योंकि सरफेस से पहले आने वाली रे ऑब्जेक्टिव रे, भले ही ये फर्स्ट वाले सरफेस की इमेज की रे। तो मैं कह सकता हूं कि I डैश की जो रेज है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी सेकंड इमेज के लिए। तो यहां से ये रेज क्या हुई, ऑब्जेक्टिव रे। तो ऑब्जेक्टिव रे कौन सी हुई, I डैश वाली, और इमेज कौन सी हुई, I वाली। क्लियर है यहाँ तक के? आई होप यहाँ तक के तुम लोग को क्लियर है। तुम लोग को करना कुछ भी नहीं है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला तुम लोगों ने निकाले थे ना, ये वाला कहा गया, ये वाला, इसके पर्सपेक्टिव से तुम लोग को सॉल्व करना है। पहले सरफेस के लिए ये फॉर्मूला लगाना है, दूसरे के लिए ये लगाना है, खत्म कहानी, सॉल्व कर देना। यहाँ पे याद करना कि पहले वाले सरफेस के लिए UV की वैल्यू अलग होगी, सेकंड वाले सरफेस के लिए UV की वैल्यू अलग होगी और R1 R2 की वैल्यू अलग होगी, खत्म कहानी। तो यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, कहा गया ये वाला हो जाएगा आप लोग का R1 और इस तरफ वाला हो जाएगा आप लोग का R2। क्लियर है? यहाँ पे भी एक सेंटर कर्वेचर बनेगा। क्लियर है यहाँ तक के? समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। C1 C2 क्लियर है यहाँ तक के? चलो भाई, तो पहले वाले सरफेस के लिए क्या लिए, देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप लोग को लगाना है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, हमको ना ये वाला फॉर्मूला चाहिए। तो पहले सरफेस के लिए ये वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि लाइट μ1 से μ2 में जा रही है। क्लियर है यहाँ तक के? फिर लाइट फिर डेंसर से रेयर में जा रही थी, तो μ2 से फिर μ1 में जा रही। मतलब मैं कह सकता हूं बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 था, अंदर वाला μ2 था, फिर बाहर μ1 था। क्लियर है दोस्त? तो μ1 से μ2 में गया तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके कस्टमाइज करके ये वाला फॉर्मूला लगेगा आप लोग का μ2 से μ1 के लिए। तो पहले वाले सरफेस के लिए फॉर्मूला ये बच जाएगा। यहाँ पे V की वैल्यू क्या होगी, याद करो, V की वैल्यू होगी ये वाली, मतलब इसकी वैल्यू क्या थी, वो थी V डैश। क्लियर है? तो यहाँ पे वैल्यू क्या लगेगी, V डैश। फिर U आएगा, तो याद करो पहले वाले के लिए U कौन है, ऑब्जेक्ट ही है, तो U ही रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे U आया आप लोग का, समझ में आया सब लोग को। फिर पहले वाले सरफेस के लिए आप लोग का कर्वेचर R1, तो फॉर्मूला है, समझ में। सेकंड वाले सरफेस की अगर हम बात करते हैं, सेकंड वाले सरफेस की हम बात करते हैं, मतलब ये वाले की बात करते हैं हम लोग, तो इसके लिए इमेज कौन है, I डैश। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, V डैश। तो मैं मान सकता हूँ इसकी U पे आप लोग क्या लिखोगे, V डैश, और जो इमेज की डिस्टेंस होगी वहां पे क्या लिखोगे, V। तो यहाँ पे आप लोगों ने यही किया, देख लो, U पे आप लोगों ने
वी डैश लिखे, वी पे आप लोगों ने वी लिखे क्योंकि वो वही वैल्यू है, और आर पे आप लोगों ने R2 लिखा। दो वैल्यू आ गई, एक ही आ गई, एक ही आ गई। दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही तुम लोग दोनों को ऐड कर दोगे, यहाँ पे काटा पीटी होगी। काटा पीटी होने के साथ साथ यहाँ पे म्यू टू माइनस म्यू वन को कॉमन निकाल लिया जाएगा। यहाँ म्यू वन माइनस म्यू टू लिखा है तो माइनस आ जाएगा बीच में यहाँ पे, तो ब्रैकेट में यही हुआ R1/R1 माइनस 1/R2, और यहाँ पे म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन निकल गया, ये वैल्यू बची। इनको कटने के बाद यहाँ से म्यू वन की वैल्यू को कॉमन निकाल लिया तुम लोगों ने, और इस वैल्यू को इसके अपॉन में डाल दिया। तो देखो ये करें, ये वैल्यू एक ही रह गई, इसके अपॉन में म्यू वन आ गया। अब क्या करें, एलसीएम तोड़ दिए, म्यू टू अपॉन म्यू वन कर दिए, माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन कर दिए। म्यू वन से म्यू वन कट जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू ऐसी हो जाएगी। आप लोग जानते हो कि इस वैल्यू को आप लोग लिखते हो कि फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, तो आप लोगों ने ये लिख दिए, तो ये फॉर्मूला ऐसा बन गया। इस फॉर्मूले को इक्वेशन नंबर 1 बनाओ, और ऐसा कंसीडर करो कि जो रेज है वो इन्फिनिटी से आ रही है। अगर रेज इन्फिनिटी से आती है तो ऑब्जेक्ट कहाँ, मतलब सॉरी, इमेज कहाँ बनती है, वो बनती है एफ पे। मतलब क्या मैं ये कह रहा हूँ कि इन्फिनिटी से रेज आ रही है तो डिस्टेंस भी इन्फिनिटी पे हुई। इमेज कहाँ फॉर्म हुई, वो हुई फोकल लेंथ पे, मतलब कि फोकस पे। समझ में आया? नहीं, देखो ये आप लोग का लेंस है, रेज इन्फिनिटी से आ रही, कहाँ से आ रही, इन्फिनिटी, तो यू की वैल्यू भी इन्फिनिटी हुई, और कहाँ पे इमेज फॉर्म करी, एफ पे फॉर्म करी, और ये कितना हुआ, स्मॉल एफ। मतलब मैं कह सकता हूँ कि वी की वैल्यू कहाँ बनी, एफ पे बनी। क्लियर है यहाँ तक के? तो आप क्या करने वाले हो, आप लोग ना v की जगह पे f रख दोगे, u की जगह पे इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी हो जाएगा 0, 1/v हो जाएगा 1/f, तो 1/f, और ये फॉर्मूला ये बन गया। खत्म कहानी। आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है इसी को कहते हैं लेंस-बेकर फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक के? अब आप लोग ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को दोनों को कंपेयर करोगे तो ये और ये कट जाएगा, तो वैल्यू बचेगी कितनी, 1/f विच इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से आप लोग का थिन लेंस फॉर्मूला निकल जाएगा। थिन लेंस फॉर्मूला, लेंस-बेकर फॉर्मूला अलग होता है, ये थिन लेंस फॉर्मूला नहीं है, ये लेंस-बेकर फॉर्मूला। और ये क्या है, और ये है सिंपल थिन लेंस फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन कितना होता है लेंस का, वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर मैं कह सकता हूँ v अपॉन u। तो ये आप लोग का मैग्निफिकेशन होता है, इसको याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ रही होगी। तो एक चीज समझो, टाइम कम है इसलिए मेरे को सब चीज लिख कर लाना पड़ा। लिखता तो वो बहुत 6 घंटे 7 घंटे का वीडियो बन जाता, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लिख के लाया हूँ। सब चीज समझ में आ रही होगी, डरना नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में पूछना। आई होप याद है कि तुम लोग का सभी चीजें क्लियर हो चुका होगा। अगला जो टॉपिक है तुम्हारा, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। पहले एक लेंस के लिए यूज करे थे, अब 2 लेंस को कांटेक्ट में लाके देख रहे हैं क्या हुआ। देखो हमने क्या माने, हमने ये माने कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक? हमने ये माने कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। हुआ क्या, ये रेज गई इस पे। अब मानते हैं हम लोग कि अगर बाजू वाला लेंस नहीं रहता तो रेज पक्का यहाँ बनती। मतलब कैसी बनती, देखो पहले वाले टाइप का केस है, I1 पे बनती। लेकिन आप लोग समझदार हो कि दूसरा लेंस भी है, तो इसके वजह से भी रेज कहीं ना कहीं बैंड होगी। हाँ जी, तो होगा क्या, यहाँ पे दिमाग लगाना, ये रेज गई यहाँ पे, लेकिन ये बैंड होके यहाँ इमेज बनाई आप लोग की। आप लोग को यहाँ तक के क्लियर हुआ? मैं ये कह सकता हूँ इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस u हो जाएगी, यहाँ से लेकर v हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक के v डैश हो जाएगी। यहाँ पे क्या करना है, थिन लेंस फॉर्मूले में आप लोग को सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस है। मतलब क्या, थिन लेंस का फॉर्मूला यूज करना है। मतलब कौन सा, ये वाले फॉर्मूले को यूज करके पहले लेंस के लिए 1/f1 निकालना, दूसरे लेंस के लिए 1/f2 निकालना, और जैसे अपन ने लेंस मेकर में ऐड कर दिए थे ना, सेम ऐड कर देना, सॉल्व कर देना। क्लियर है? तो देखो लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं, थिन लेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे याद करो, पहले वाले लेंस के लिए u की वैल्यू क्या होगी, u ही होगी, क्योंकि ये यही बन रही है। v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू इसके लिए ये वाली होगी i डैश की वैल्यू, क्योंकि i डैश जो है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है फॉर दी सेकंड लेंस के लिए। क्लियर है यहाँ तक के? लेकिन फर्स्ट लेंस के लिए तो भैया वो एक्चुअल इमेज है ना, तो इस वजह से इसकी वैल्यू v डैश होगी। सेकंड वाले सरफेस के लिए u की वैल्यू क्या होगी, भाई याद करें, तुम कहीं से भी आई हो लेकिन तुम अभी मेरी हो, तो ऑब्जेक्टिव हो। मतलब क्या कि जो ऑब्जेक्टिव रे थी, सॉरी इमेज की रे थी पहले वाले लेंस की, सेकंड के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, और यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। और फाइनल इमेज की क्या बन जाएगी, v बन जाएगी। बस इसको आप लोग को रिप्लेस करना, मतलब 1/f1 मतलब पहले वाले लेंस के लिए फोकल लेंथ f1 और उसके लिए f2। क्लियर है? रखिए तो 1/f1। अब यहाँ पे v की वैल्यू कितनी जाएगी, v डैश, u की वैल्यू u ही रहेगी, ये फॉर्मूला सेम। सेकंड वाले के लिए 1/f2 विच इज इक्वल टू v की वैल्यू v ही रहेगी, लेकिन u की वैल्यू v डैश बन जाएगी। समझ में आया दोस्तों? यहाँ तक के कंफ्यूज तो नहीं हो तुम लोग? अब आप लोग क्या करने वाले हो, दोनों को ऐड करा दोगे, मतलब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को ऐड करा दोगे। जैसे ही तुम लोग उसको ऐड कराओगे तो यहाँ से v डैश कट जाएगा और आपका फॉर्मूला ये बच जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने माना कि ये लेंस को सॉल्व करके वैल्यू इतनी आई। अगर मैं मानता कि दोनों का इक्विवेलेंस, मतलब दोनों को ऐड कर दिया, तो उनका इक्विवेलेंस फोकल लेंथ कितना होता है, f ही होता। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ था, गया यहाँ,
इमेज यहाँ फॉर्म कर दिया, तो उसके लिए फॉर्मूला ये बनता है 1/fe विच इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो मैं अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो ये और ये कट जाएगा, 1/fe की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 1/f1 प्लस 1/f2। ये होगी कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस का फॉर्मूला। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भूलना नहीं है, कवर में से कोई उठा के पूछे तो भी याद होना चाहिए। अगला जो फॉर्मूला है, अगला टॉपिक है, उसका नाम है पावर ऑफ लेंस। आप लोग की आंखें खराब हो जाती तो आप डॉक्टर के पास जाते, बोलते अरे यार डॉक्टर साहब मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर साहब बोलते हैं अरे तुम्हें तो पक्का चश्मा लगेगा, और फिर जो नंबर दिया जाता है वो डायप्टर में होता है। तो डायप्टर यूनिट है किसकी? पावर की। तो पावर आपको एक थमा के नहीं लिया जाता है। तो पावर होता है क्या? दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, दैट इज कॉल्ड एज पावर। डायप्टर इसकी यूनिट है, 1 डायप्टर आप लोग का इतना होता है। और पॉजिटिव वैल्यू अगर आपकी आ रही है तो मानना है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए यूज हो रही है पावर की वैल्यू, नेगेटिव अगर आपकी शो कर रही है तो कॉनकेव लेंस के लिए यूज होती है। यहाँ तक क्लियर है? बस इतना ही टॉपिक है आप लोग का और कुछ भी नहीं है। इस फॉर्मूले को भी चाहो तो आप पावर लेंस के लिए बना सकते हो। 1/f कितना होगा? P 1/f1 P1 1/f2 P2 और ऐसे ढेर सारे लेंसेस लगे रहे तो और देखने वाले माइक्रोस्कोप के बारे में। तो आखिर माइक्रोस्कोप होता क्या है? माइक्रोस्कोप का काम ये है कि छोटे से छोटे बाटुक से एकदम से छोटू सा ऑब्जेक्ट है उसको अगर बड़कू करके मतलब बड़ा करके देखना है तो आप लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसे टाइप का डिवाइस है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को इनलार्ज करके आप लोग को दिखाता है। क्लियर है यहाँ तक? के अब देखो एक चीज समझना, आपका जो नियर विजन पॉइंट होता है नेकेड आई से, नग्न आंखों से, वो 25 सेंटीमीटर का होता है। मतलब इसको डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं कि यार इस ऑब्जेक्ट को मैं इतने डिस्टेंस से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता हूँ, अच्छे से देख सकता हूँ। क्लियर है? वो आप लोग का क्या कहलाएगा? डिस्टिंक्ट विजन कहलाएगा। क्लियर है? ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, 2 टाइप के माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक लेंस यूज होता है, कंपाउंड में 2 लेंसेस यूज होते हैं। क्लियर है? ये काफी बड़ा डिफरेंसेस है, याद रखना। सिंपल माइक्रोस्कोप छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट के लिए बेनिफिशियल नहीं है। जैसे वो रहता था डिटेक्टर बनते थे हम लोग, तो एक लेंस लेकर घूमते रहते थे, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, उससे हम लोग हल्का फुल्का मैग्नीफाई करके देखते थे, तो वो है आप लोग का सिंपल माइक्रोस्कोप। लेकिन आप लोगों ने बायो के लैब में देखे होंगे, वहां पे छोटे से छोटे प्याज के टुकड़े को बड़ा करके दिखाया जाता था। बायो के जो टीचर रहते थे वो दिखाया जाता था, इसकी वजह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वजह से। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है विजुअल एंगल। तो विजुअल एंगल क्या होता है? तो देखो सीधी सिंपल बात मैं समझाना चाहता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते टाइम जो आपका एंगल बनता है ना, ऐसा अरे वाह क्या बड़ा है, वाह क्या मतलब, तो ये विजुअल एंगल है। क्लियर है? आपने क्या करा, अपने विजन को बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, इसको आप यहाँ से देख रहे हो तो एक किस्म से इसका विजुअल एंगल हुआ। अब एक चीज समझो, अगर बड़ा हाइट का रहेगा ऑब्जेक्ट और तो विजुअल एंगल और बड़ा हो जाएगा, और बड़ी हाइट का रहेगा तो विजुअल एंगल और बड़ा। तो मतलब ये कह सकता हूँ विजुअल एंगल डिपेंड करता है किस पे? हाइट पे। जितनी ज्यादा हाइट बड़ी रहेगी उतना बड़ा विजुअल एंगल रहेगा, होगा ना। आपकी गर्लफ्रेंड अगर छोटी हाइट की तो आपका विजुअल एंगल नीचे जाएगा, आपकी गर्लफ्रेंड अगर लंबी हाइट की तो आपका विजुअल एंगल ज्यादा ऊपर जाएगा, मतलब बड़ा जाएगा। तो विजुअल एंगल समझ में आया? काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सो विजुअल एंगल को आप लोग को याद रखना, आगे काम आएगा। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं, इसका नाम है मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। तो क्या होता है मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप का? वो होता है आप लोग का दैट इज द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल फॉर्म बाय द फाइनल इमेज। फाइनल इमेज की वजह से बनने वाला विजुअल एंगल डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल जो कि फॉर्म हो रहा है एक डिस्टिंक्ट डिस्टेंस से। अगर आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, मतलब क्या मैं पहले इसको ऐसे देख रहा था, अच्छा तो यहाँ से यहाँ ये इसका डिस्टिंक्ट विजन था आप लोग का, सॉरी मतलब विजुअल एंगल था डी डिस्टेंस पे, तो ये क्या हुआ? ये हुआ आपका अल्फा। तो अल्फा से डिनोट किया जाता है विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंस डी। लेकिन अगर मैंने इसको माइक्रोस्कोप से देखा तो फिर इसका जो इमेज फॉर्मेशन हुआ और उसके वजह से जो विजुअल एंगल फॉर्म्ड होता है बाय द फाइनल इमेज वो कहलाता है बीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है आप लोग का m विच इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, याद रखना। क्लियर है? तो बीटा क्या होता है? बीटा मतलब विजुअल एंगल फॉर्म बाय द फाइनल इमेज और अल्फा होता है विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंस डी। क्लियर दोस्तों? अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, इसका नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और सिंपल ये मैग्निफिकेशन के लिए काम आता है, बेसिक मैग्निफिकेशन के लिए। क्लियर यहाँ तक के? तो चलिए ऑब्जर्व करते हैं इसको कैसे क्या करना है। तो जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस ले लियो और कुछ नहीं, आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट को इसके सामने रखना है। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट को इसके सामने रखा, आप सभी लोग जानते हो कि आपने ऑब्जेक्ट को सामने रख दिया, लेकिन रेस भी तो जाएगी। एक रे गई ऐसे और कहां से होकर गुजरी? फोकस से होकर गुजरी। एक रे गई कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए। तो ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस। तो इमेज कैसे बनेगी? एक चीज समझना, यहाँ पे कभी रेज मीट कर पाएगी कि नहीं? यहाँ पे कभी मीट नहीं होगी। देख कहां से रहे हो आप? लेकिन यहीं से देख रहे हो। तो रेज कहां से जाके बनेंगी? रेज बनेंगी एक्चुअल में पीछे की तरफ। मतलब कैसी? जब आप पीछे लेते जाओगे रेस को तो यहाँ पे रेज फॉर्म होगी। क्लियर दोस्तों? और यहाँ पे आपका इमेज फॉर्म होके बनेगी। मतलब जैसे इसका नाम ए बी है
तो यहाँ पे फॉर्म होगी ए डैश बी डैश बनेगी। ए बी जो आपका दिख रहा है ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये जो है ये है हाइट ऑफ इमेज। क्लियर है दोस्तों, इसको याद रखना। इसी के साथ साथ यार हर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू से नाम दिया जाता है। ये आईपीस, आईपीस मतलब आंखों का टुकड़ा नहीं, जो आंख के पास लेंस है वो। तो आईपीस की हमने अगर डिस्टेंस निकाले तो यू ही हो जाएगी आपके ऑब्जेक्ट से लेकर। यहां तक के क्लियर है सबको? सो आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो चुकी होंगी। तो आपको क्या निकालना है, आपको ना इस माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन निकालना, मतलब क्या, बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू निकालना। सबसे पहले आप बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर अल्फा की वैल्यू। तो देखो अल्फा की वैल्यू को निकालने के लिए कुछ अलग से नहीं करना है, सिर्फ बीटा के लिए दिमाग लगाना है। बीटा कहां पे बनेगा, देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इमेज कहां है, यहाँ। तो मैं कह सकता हूं ना, यहां पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, यहां पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है यही बीटा है। जी हाँ, क्योंकि इमेज की वजह से फॉर्म हो रहा है, ये है एंगल बीटा। अब देखो एक्चुअल में ना यहाँ पे आपको ना एक थोड़ा दिमाग लगाना। देखो हमारे पास है ना इस दूर की इमेज के लिए डिस्टेंस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जानबूझ के जो पास में है ना उसके लिए ले लेते हैं। देखो ट्रायंगल सिमिलर ही हुआ ना, सेम एंगल के साथ है। देखो ये इसका भी एंगल वही है, इसका भी एंगल वही। तो हम यहाँ पे जानबूझ के जब भी बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो एच नॉट को लेते हैं, क्योंकि दूर के बारे में हमको ज्यादा नॉलेज नहीं है, इस वजह से हम लोग इसको लेकर सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बीटा की वैल्यू निकाले। बीटा कैसे निकाला जा सकता है, देखो आपके पास क्या है, एंगल के सामने खड़ा उसका आशिक परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपके पास है और साथ में हाइपोटेनियस है, तो क्या लगेगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा या टेन बीटा की वजह से आप निकाल सकते हो। तो विजुअल एंगल फॉर्म बाय द फाइनल इमेज टेन बीटा से आप निकाल लोगे, एच नॉट अपॉन यू ई आप लोग का हो जाएगा। यहाँ पे जो बीटा है ना बहुत 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 छोटा है, इस वजह से देखो यार टेन बीटा की जो वैल्यू है वो बीटा के बराबर सिमिलर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि बीटा की वैल्यू आपकी निकल जाएगी एच नॉट अपॉन यू ई। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, बीटा की वैल्यू निकल चुकी है। हमें क्या क्या चाहिए था, बीटा चाहिए था, अल्फा चाहिए था। अल्फा के लिए क्या करना है, बेसिकली आपको अल्फा के लिए करना कुछ नहीं रहता है, जो आपका ऑब्जेक्ट था ना एच नॉट, इसको आपको डी डिस्टेंस पे रख देना है और देखना है। जब आप देखोगे तो अल्फा डिस्टेंस मतलब क्या, देखो पहले आप कैसे देख रहे थे, आप पहले लेंस की मदद से देखे। अच्छा लेंस से देखे तो जो विजुअल एंगल फॉर्म हुआ वो बीटा हुआ। क्लियर है, लेंस हटाए और आंखों से देखने लग गए डी डिस्टेंस पे, तो जो विजुअल एंगल फॉर्म हुआ वो क्या है, वो है आपका डी डिस्टेंस पे, या मैं कह सकता हूं अल्फा की वैल्यू। तो इसके लिए आप ये मत सोचना कि डायग्राम में कहीं अल्फा दिखेगा। क्लियर है यहाँ तक के? तो बेसिक सा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या परपेंडिकुलर और आप लोग का ये बेस। तो टेन अल्फा से निकाल सकते हो तुम लोग दोस्तों, हाँ जी। तो टेन अल्फा हो जाएगा आप लोग का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एच नॉट अपॉन डी आपका हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पे भी टेन अल्फा जो है वो सिमिलर हो जाएगा अल्फा के, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी एच नॉट अपॉन डी। तो अल्फा की वैल्यू मिल गई, बीटा की वैल्यू मिल गई, दोनों की वैल्यू को आपको मैग्निफिकेशन में पुट कर देना है। तो ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू अपोजिट में आएगी क्योंकि ये वन अपॉन अल्फा है ना, इसलिए ये डी अपॉन एच नॉट हो गया। अब यहाँ पे वैल्यूज कट जाएगी, ये वैल्यू से कट जाएगी और जो वैल्यू मिलेगी आपकी ये कहलाएगी मैग्निफिकेशन ऑफ दी टेलीस्कोप। कौन से वाले, सॉरी माइक्रोस्कोप, वो भी सिंपल माइक्रोस्कोप। यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं अगले टॉपिक के, इसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसे टाइप का मॉडिफाइड फॉर्म का माइक्रोस्कोप है जो बहुत छोटे से छोटे, इतना छोटा ऑब्जेक्ट जो सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखता, नेकेड आई से नहीं दिख सकता, उसको देखना है तो आप लोग देख सकते हो। जैसे माइक्रोब्स वगैरह रहते हैं, है ना, वो आपके स्कूल में बायो के टीचर लंच के बाद वो प्याज के टुकड़े को बड़ा करके दिखाते हैं उसके अंदर के स्पेसिमेन को। वो क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि उनकी प्याज बची रह जाती होगी सलाद में, उसी से वो लोग बोले क्या करे, तो बोले लाओ, बोले बुलाओ सबको प्रैक्टिकल में, और दिखाते रहो, अरे वाह क्या दिख रहा है अंदर। तो वो किस वजह से दिखता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। ऐसा आप स्कूलों में देखे होंगे, इतना बड़ा सा रहता है, दो लेंसेज इसके अंदर यूज होते हैं, एक ये हुआ एक ये हुआ। जो आंखों के करीब रहता है ना, मैंने तो तेरी आंखों से पिया, वो क्या 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 मतलब ये क्या है, ये है आई पीस। क्लियर दोस्त, आंखों के करीब है, आंखों के पास, और ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, वो है आई पीस और ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट के पास है वाला लेंस आप लोग का ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाएगा। मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट था, आपने रेज पहुंचाया, क्या करे आपने रेज पहुंचाया, एक रे गई यहाँ से और एक गई ऑप्टिकल सेंटर से। ये रे कहाँ से जाएगी, फोकल लेंस से होकर गुजरेगी। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये फोकस बनेगा यहाँ पे। कौन सा फोकस बनेगा, एफ नॉट, क्योंकि ऑब्जेक्ट का है। क्लियर है? अब यहाँ पे ये क्या है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है आप लोग का। अब ऑब्जेक्टिव लेंस से लेकर ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को यू ओ कहेंगे आप लोग, यहाँ तक के क्लियर है? अब देखो होगा क्या, यहाँ पे आपकी रेस मीट करी और ये जो ऑब्जेक्ट था अपोजिट में बन जाएगा इस तरीके से, इन्वर्टेड। दिख रहा है सब लोग को? और ये कहलाएगा ए डैश बी डैश। क्यों, क्योंकि इसका नाम ए और बी था। क्लियर है दोस्तों? अब यहां तक क्या आप लोग को समझ में आ गया? मेरे ख्याल से आप लोग को आ गया होगा। अब यहाँ पे आप लोग को ऑब्जर्व करना है कि रेस आगे बढ़ेगी। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्क कैसा करता है, देखो जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, ये इतने से ऑब्जेक्ट को इतना बड़ा कर देता है। क्लियर? और फिर यहाँ पे जो आईपीस है सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह यूज होता है, मतलब ये उसको और मैग्नीफाई करता है, मतलब इतने से ऑब्जेक्ट को इतना बड़ा कर देता है और आपको दिखाने लग जाता है, बस और कुछ नहीं। तो ये क्या हुआ, पिद्दू सा ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा हुआ और अब आईपीस से और बड़ा हो जाएगा। तो किस तरीके से हो जाएगा देखो, तो हमने क्या करे यहाँ पे, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, एक रेज यहाँ से जाएगी
और एक रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये रे भी ऐसी जाएगी। ये रेस कभी मीट नहीं करेगी, क्लियर है यहाँ तक के। और आप देख कहाँ से रहे हो, आप देख यहीं से रहे हो, क्लियर है दोस्तों, आप देख यहीं से रहे हो। रेस को पीछे लोगे इस तरीके से, रेस को पीछे लिए पीछे लिए पीछे लिए, और आपका जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड होकर उसकी इमेज यहाँ पे आपको ऑब्जर्व हुई। यहाँ तक क्लियर है। मैं कह सकता हूँ ये भी सेंटर मतलब ओ ही हुआ, ये भी हुआ, क्लियर है। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई, ये क्या है भैया, ये ऑब्जेक्ट था। देखो समझो, ध्यान से देखना, ये वाले के लिए ये तो ऑब्जेक्ट था, लेकिन ये इसके लिए इमेज थी, लेकिन इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये वाली जो है वो इमेज है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है तो ये HUE हो जाएगा आप लोग का। यहां तक क्लियर है सबको। इसी के साथ साथ अगर आप लोग ऑब्जर्व करो तो यहां से लेकर यहां तक के ये V0 भी होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के लिए इमेज थी, और साथ में यहां से लेकर यहां तक के ये फाइनल इमेज रहेगी आईपीस की। अब समझने वाली बात ये है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना आप सभी के सभी, यहाँ पे विजुअल एंगल की बात करना है। क्यों, क्योंकि हमको माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन निकालना है, तो बीटा और अल्फा की वैल्यू निकालना। बीटा की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, बीटा की वैल्यू निकाली जाएगी आप लोग की फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म हो रही। तो मैं कह सकता हूँ ना, देखो ये जो एंगल दिख रहा है ना यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा है ये है आप लोग का बीटा, विजुअल एंगल फॉर्म बाय द फाइनल इमेज, क्लियर है यहाँ तक के। तो देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करना, दूर के लिए हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि दूर के लिए प्रॉपर्टीज के बारे में ज्यादा हमको नहीं मालूम है, तो हम पास के लिए लेकर सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है। हम जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, तो ये बीटा हो जाएगा आप लोग का, क्लियर है यहाँ तक के। तो चलिए पहले निकालते हैं टेन बीटा। तो टेन बीटा जब हम लोग निकालेंगे तो जैसे आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, इन ट्रायंगल A'-B'O, मतलब A'-B'O। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा आप लोग का बेस और ये हो जाएगा आप लोग का परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी, वो हो जाएगी आप लोग की A'-B'। तो देखो यहाँ पे यही हुआ, tan बीटा विच इज इक्वल टू A'-B' अपॉन UE। लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि A'-B' क्या है। देखो एक इंटरमीडिएट पोजीशन है, इसके बारे में हमको नहीं मालूम, तो इसके बारे में हम लोग को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते, आइए हम लोग यहाँ पे लेंस का मैग्निफिकेशन लगाएंगे, ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो लेंस का मैग्निफिकेशन होता है m विच इज इक्वल टू स्मॉल m विच इज इक्वल टू V अपॉन U विच इज इक्वल टू HI अपॉन H0, क्लियर है दोस्तों। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं कह सकता हूं ना, ये क्या है, एक किस्म से HI A'-B', और ये कौन है, H0 है AB, क्लियर है यहाँ तक के। और ये आप लोग का हो जाएगा U, ये आप लोग का हो जाएगा V, ये हो जाएगा आप लोग का U। तो जो वैल्यू आप लोग को मिलेगी वो कैसे मिलेगी, देखो कस्टमाइज होके आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी m विच इज इक्वल टू V0 अपॉन U0। लेकिन U0 की वैल्यू जो है माइनस में, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट में नापी जा रही है। इसी तरीके से अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो HI की वैल्यू कितनी जाएंगे, नेगेटिव, क्योंकि इमेज नीचे बन रही है A'-B' की वैल्यू अपॉन AB, वो भी नेगेटिव आपका, क्लियर है। तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, वैल्यू कितनी बची, V0 U0 विच इज इक्वल टू A'-B' अपॉन AB। इसी तरीके से मुझे बताओ A'-B' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V0 U0, और AB की वैल्यू कितनी थी, वो थी ये, मतलब H0, क्लियर है यहाँ तक के। तो ये H0 हो गया, तो आपके पास A'-B' की वैल्यू मिल गई। अगर मैं इस A'-B' की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो टेन बीटा की वैल्यू कस्टमाइज होकर हो जाएगी इस तरीके से। यही किया मैंने, देख लो ये वैल्यू को यहाँ पे रख दिया। देखो यहाँ पे कितना था, UE था 1 अपॉन UE था, बाकी सब तो इसकी वैल्यू है, देख लो यहाँ पे 1 अपॉन UE, बाकी सभी वैल्यू ये वाली, क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करना है, इसको थोड़ा सा आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए, क्लियर है। फिर हमने माने कि टेन बीटा जो है बहुत बड़ा एंगल है, यहाँ पे छोटे छोटे एंगल से बीटा के, इस वजह से टेन बीटा हो जाएगा आप लोग का बीटा, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी पूरी पूरी है जो लिखी है, सेम टू सेम। इसको बनाना क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि बीटा निकल गया है आप लोग का। टेन अल्फा कैसे निकालेंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट था H0 उसको आप बेसिकली D डिस्टेंस पे रख दोगे। याद रखना कुछ अलग से नहीं है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, देखो देखो ध्यान दो, यहाँ पे ऑब्जर्व करना सभी लोग, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको पहले माइक्रोस्कोप से देखें तो विजुअल एंगल बीटा फॉर्म हुआ, हटा दिए, सिर्फ ऐसे ही देखने लगा आंखों से D डिस्टेंस पे रख के, तो क्या हुआ, वो बना आप लोग का अल्फा एंगल। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा आप लोग का अल्फा एंगल, तो टेन अल्फा हो जाएगा H0 अपॉन D। टेन थीटा से निकालोगे तो यहाँ पे टेन अल्फा हो जाएगा अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू H0 अपॉन D आप लोग की सॉल्व हो जाएगी। इसी तरीके से अल्फा की वैल्यू निकल गई, बीटा की वैल्यू निकल गई, मैग्निफिकेशन में पुट कर सकते हो बीटा अपॉन अल्फा में, तो इसको अपोजिट में लिखेंगे, मतलब D अपॉन H0 हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है जैसे आप लोग को, यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करो तो H0 से H0 कट जाएगा, तो वैल्यू आपकी इतनी बच जाएगी। आप यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या है, V0 U0, तो ये कहलाएगा आप लोग का MO, क्लियर है, मैग्निफिकेशन, और ये कहलाएगा आप लोग का ME,
आईपीस का मैग्निफिकेशन। तो इस तरीके से आप उसको लिखते हो, इस इक्वेशन को बना लो, थर्ड इक्वेशन काम आने वाली है। चलिए तो अब केसेस की बात करते हैं। केसेस में अगर मैं समझूं तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब बनेगा? देखो, जो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, अगर वो डी डिस्टेंस पे सेट हो जाती उसके थ्रू, तब ये हो सकता है, मतलब जो इमेज है वो डी डिस्टेंस पे बन जाए तब हो सकता है। तो डी डिस्टेंस में मतलब क्या कि अगर ये इमेज डी डिस्टेंस पे सेट हो, तो डी डिस्टेंस पे बन रही है, तो डी डिस्टेंस पे हम लोग इजीली देख सकते हैं, डिस्टिंक्ट विजन है, इस वजह से इस ऑब्जेक्ट को हम लोग डी डिस्टेंस पर मैग्नीफाइड कर दी, सबसे ज्यादा मैग्नीफाइड, सो दैट वो एक अच्छे से आप लोग को प्रॉपर्ली दिख सके। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक के? तो यहाँ पे आप लोग का यू की वैल्यू माइनस ऑफ यू ही हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि देखो यहाँ पे आप लोग अगर ऑब्जर्व करो तो ये है आप लोग का इंसिडेंट रे, ये है अपोजिट में, इसलिए यूई की वैल्यू नेगेटिव, साथ ही साथ डी जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक के माना जाएगा वो भी नेगेटिव ही होगा आप लोग का। क्लियर है यहाँ तक के? और एफ की वैल्यू पॉजिटिव एफ ई लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन किसके वजह से हो रहा है? सीधी सिंपल बात है, ये हो रहा है आईपीस की वजह से। तो आप लोग को करना क्या है, इन सभी वैल्यूज को लेंस फॉर्मूले में पुट करना है, 1/f विच इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f की वैल्यू हो जाएगी एफ ई, साथ में 1/v की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी। क्लियर है? और u की वैल्यू हो जाएगी माइनस यूई। यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला जो इक्वेशन दिख रहा है ना, इसमें 1/ue की जगह पे आप लोग रिप्लेस करने वाले। तो देखो आप लोगों ने बेसिकली यहाँ पे मैथमेटिक्स करे, ठीक है, इक्वेशन ये बनी, आपको सिंपली इसके फॉर्म में चाहिए तो आपने 1/ue के फॉर्म में लिखे 1/fe प्लस 1/d। तो इसकी वैल्यू को जब आप लोग सिर्फ यहाँ पे पुट कर दोगे बाकी वैल्यूज के साथ, तो ये इक्वेशन आपकी ऐसी हो जाएगी। देखो हाँ है ना मतलब ये वाली वैल्यू ऐड हुई ना। अब आपने क्या करें, इसको आपने इसको अंदर इंटू कर दी, तो वो यहाँ पे d/f हो जाएगा, यहाँ d/d हो जाएगा, d से d कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आप लोग का कहलाएगा क्या? मैग्निफिकेशन। कैसा मैग्निफिकेशन? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। अब आप बताओ मुझे एक किस्म से कि वो ऑब्जेक्ट मतलब कि मिनिमम मैग्निफिकेशन पे कब दिख रहा होगा? मिनिमम मैग्निफिकेशन पे तब दिख रहा होगा जब वो एक किस्म से उसकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी में बन रही होगी। अरे देखो, जैसे मैं कहूँ कि जैसे इन्फिनिटी में मतलब कैसे, जैसे देखो ये आपका ऑब्जेक्ट अभी दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, जैसे जैसे करीब आएगा यहाँ पे ला लूंगा ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, क्यों? ब्लर होने लग गया, क्यों? क्योंकि इसकी एक्चुअल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। तो यहाँ पे आप लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब मैं एक किस्म से एकदम नॉर्मली देखूं, मिनिमम मैग्नीफाई करके कब देख सकता हूँ? जब मैं हटा के ऐसी देखना चाहूँ तो अरे कितना सा है भाई, पास से ऐसे देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे एक्चुअल में यू की वैल्यू तो आपकी यू ही होगी, लेकिन v की वैल्यू इन्फिनिटी होगी और f की वैल्यू आपकी एफ ई होगी, जो कि आईपीस के लिए। क्लियर है? बेसिकली यहाँ पे आपको लेंस मेकर लेंस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करना है, 1/f की वैल्यू हो जाएगी एफ ई, v की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, u की वैल्यू माइनस यू ई। क्लियर है? यहाँ तक तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/fe विच इज इक्वल टू 1/ue हो जाएगा। तो 1/ue की जो वैल्यू थी यहाँ पे देखो, 1/ue की जो वैल्यू थी, इसको रिप्लेस करना, बाकी टर्म यही लिखना है, तो आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी इस तरीके से। तो ये कहलाएगा क्या? मिनिमम मैग्निफिकेशन। इसी के साथ साथ लेंथ क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो लेंथ होती है वो होती है कहां से कहां तक? V0 से लेकर UE तक के। तो मैं टोटल लेंथ दूं तो कितना हुआ? UE प्लस V0। क्लियर है? यहां से लेकर यहां तक, तो वो होती है आप लोग की टोटल लेंथ। याद रखना, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, उसका नाम है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप क्या होता है भाई? एक ऐसा डिवाइस जो कि दूर के चांद सितारे को दिखाता है। एक किस्म से टेलीस्कोप है ना, जो दूर के सितारे हैं उनको इमेज को मैग्नीफाई करके आपको दिखाता है, जिससे कि आप लोग उनको विजुअलाइज कर पाते हो, चाहे मून, स्टार, ये सब चीजें वो आपकी वाली बोलती होगी ना, मेरे लिए चांद का टुकड़ा लेकर आओ, तो उसको टेलीस्कोप गिफ्ट कर दो, रातें देखते रहना बोलना। तो टेलीस्कोप क्या होता है? तो टेलीस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जहां पे ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इसलिए अच्छा देखो कैमरा सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैमरा। अगर आपको कैमरा या आंखों को, जैसे इस ऑब्जेक्ट को देखना, मैं ऐसा देखूंगा जब बहुत मैग्नीफाई करके देखना, तो मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार मुझे बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को देखना है। क्लियर? बहुत दूर है, इसलिए इसको मैंने इस तरीके से रखा। वहां पे क्या होता? माइक्रोस्कोप में ये छोटा था, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी छोटा था और आईपीस बड़ा था, तो छोटे से बड़े को देख रहे थे तो उल्टा था। अब यहाँ पे बड़े से छोटे को देखना है, तो आप लोग कैसे रखना पड़ेगा अरेंजमेंट। अब यहाँ पे जो रेज आ रही है वो कैसी आ रही होगी? दिमाग लगाना, बहुत दूर से आ रही होगी, बहुत दूर से रेज आ रही होगी इस तरीके से। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से रेज बहुत दूर से आ रही होंगी और ये एक दूसरे से मीट हुई यहाँ पे। क्लियर है? तो मैंने कहा कि कहीं पे बहुत दूर पे एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है AB। क्लियर है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस AB ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाके, देखो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को ये क्या करता है? इत्तू सा कर देता है। क्लियर है? और फिर जो इत्तू सी इमेज आई ना, उसको बड़ा करने का काम ऑब्जेक्टिव लेंस का आईपीस करेगा। अब रेज क्या होगी? रेज यहाँ जाएगी ऐसे, एक जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। क्लियर है दोस्तों? एक जाएगी इस तरीके से। रेज पीछे होगी तो क्या बनेगी? तो मैं कह सकता हूं ये रेज इस तरीके से बन के यहाँ पे आपकी फाइनल इमेज फॉर्म कर देगी। तो यहाँ पे क्या? A', B' बनेगी और यहाँ पे A', B' फॉर्म हो जाएगी। क्या सब लोग को ये चीज क्लियर हुई? ये क्या है आप लोग का? ये है आप लोग का आईपीस। क्या है भाई?
ये है आई पीस, ये क्या है ऑब्जेक्टिव लेंस। आई पीस के लिए यहां से लेकर यहां तक के ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यूई, इसी तरीके से इसकी यहां से लेकर यहां तक की फोकल लेंथ एफ नॉट। क्लियर है। साथ ही साथ जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कितनी है, वो है वीई, यहां से लेकर यहां तक। अब मुझे एक बात बताना सभी के सभी लोग, निकालना क्या है, सबसे पहले बीटा निकालेंगे फिर अल्फा निकालेंगे। तो बीटा कहां से निकलेगा, जैसे वहां पे निकला था सेम ऐसे, दूर के लिए वैल्यू नहीं लेंगे, पास के लिए लेकर सॉल्व कर लेंगे। मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे आपका, चलिए चेकआउट करते हैं 10 बीटा कितना होगा। तो देखो 10 बीटा कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू, मतलब क्या परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो बेस की वैल्यू मालूम है तुम लोग को, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है ए डैश बी डैश अपॉन यूई। तो 10 बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए डैश बी डैश अपॉन यूई। तो 10 बीटा बहुत बड़ा है, इसलिए यार अल्फा एंगल बहुत, सॉरी बीटा एंगल छोटे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू को 10 बीटा की वैल्यू को बीटा मान लेंगे। तो आपकी जो बीटा की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, वो जो बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है ना उसको बिना टेलीस्कोप से देख रहा। अच्छा तुम ऐसे दिखते हो। अब चलिए बात करते हैं अल्फा की। तो अल्फा कहां फॉर्म होगा, अल्फा कहां फॉर्म होगा, तो वो यहां फॉर्म होगा। दिमाग लगाना थोड़ा सा, दिमाग मतलब क्या, यहां कहीं फॉर्म होगा एंगल अल्फा, क्योंकि दूर से देख रहे हो तुम लोग तो ये यहीं कहीं फॉर्म हो रहा होगा एंगल अल्फा, मतलब क्या डायरेक्ट देख रहे हो ना। तो मैं कह सकता हूं ना, ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल कहीं जाके लगभग बराबर, क्योंकि ये अल्फा और ये अल्फा बराबर है। तो मैं ना, अब दूर की वैल्यू तो मुझे मालूम नहीं कि कितने दूर पे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली नोन वैल्यूज को लेकर सॉल्व कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये अल्फा और ये अल्फा बराबर, एंगल तो बराबर ही है ना यार भाई, इसलिए मानता हूँ कि बहुत दूर है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं मालूम ना, उतने दूर तक की लेंथ वेंथ हमको कुछ नहीं मालूम, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जानबूझ के इसको यहाँ पे याले एंगल के लिए लेकर सॉल्व करें, क्योंकि ये सिमिलर एंगल हो गए, तो हम इसके लिए लेकर को सॉल्व करें। तो 10 अल्फा कितना हो जाएगा, देखो ए डैश बी डैश अपॉन ये वाली वैल्यू कितनी एफ नॉट। तो 10 अल्फा की वैल्यू ए डैश बी डैश अपॉन एफ नॉट हो जाएगी। तो अल्फा बहुत छोटा एंगल है, इसलिए 10 अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू ये आ गई, अल्फा की वैल्यू ये आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, मैग्निफिकेशन में रख दो बीटा अपॉन अल्फा, और यहां से कुछ कटापिटी हो जाएगा, क्या ए डैश कट जाएगा, मैग्निफिकेशन आप लोग का इतना आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया। मैं जानता हूं यार कि यार मैं जल्दी कवर अप करा रहा हूं, टाइम नहीं है इतना, इसलिए मैं सब चीजें लिख कर लाया हूं, और थोड़ी तबियत भी खराब है मेरी यार, इसलिए मैं आप लोग को उतने जोश से नहीं पढ़ा पा रहा हूं, बट पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को सब चीज समझ में आ सके। अगली बात करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा, जब फाइनल इमेज आप डी डिस्टेंस पे देख पाओगे, इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे ना टेलीस्कोप से। तो यू की वैल्यू कितनी होगी, माइनस यू। सीधी सिंपल बात ना यार, क्योंकि आप लोग यहां से देख रहे हो ना यार, इसलिए यू। क्लियर है। इसी तरीके से फोकल लेंथ भी यू एफ ई लेंगे, लेकिन जो आपकी जो इमेज है वो माइनस डी, मतलब कहां, ये यहाँ पे देखो, ये वाला, ये डी डिस्टेंस पे जब आ जाएगी तब आप लोग मतलब इस इमेज को डी डिस्टेंस पे रखकर इजीली देख पाओगे, तब वो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कहलाएगा, सबसे ज्यादा मैग्नीफाई करके। क्लियर है यहाँ तक के। तो अगर मैं इन वैल्यूज को थिन लेंस फॉर्मूले में पुट कर दूं तो 1/f की जगह पे 1/f हो जाएगा, 1/v की जगह पे 1/-d हो जाएगा, 1/u की जगह पे u की वैल्यू f u e हो जाएगा माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपको u e की वैल्यू चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो 1/u है ना, इसको रिप्लेस कर दोगे f नॉट इंटू 1/u, तो इसको रिप्लेस कर दोगे और यहाँ रख दोगे। क्लियर है, यहाँ पुट करने वाले हो। तो देखो 1/u की वैल्यू, इस वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, तो जैसे आप लोग देख रहे हो मैग्निफिकेशन की वैल्यू ये आ गई। हम क्या कर रहे हैं यहाँ से 1/fe, fe को मैंने बाहर निकाल लिया, अगर fe बाहर निकाल लिया तो यहाँ 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पे एक fe आ जाएगा, तो ये आपका मैग्निफिकेशन, ये कहलाएगा क्या, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। इसी तरीके से अगला केस होगा मिनिमम मैग्निफिकेशन का। मिनिमम मैग्निफिकेशन का, जब चांद सितारे को आप ऐसे आंख बंद, मतलब क्या हो रहा है, रेज अच्छे से नहीं फॉर्म हो पा रही, क्योंकि इन्फिनिटी पे आगे बन रही है, ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं दिख रहा, बाकी सभी चीजें सेम होंगी, बस आपकी v की वैल्यू इन्फिनिटी पे बन जाएगी। लेंस फॉर्मूले पे पुट करना है, 1/v की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, माइनस 1/u की वैल्यू माइनस ue हो जाएगी। तो ue की वैल्यू आपको इतनी मिल गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। इक्वेशन नंबर 3 मतलब यहाँ पे 1/ue पे इसको रिप्लेस करके लिखोगे तो मैग्निफिकेशन इतना आ जाएगा। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और होप सो आप लोग का सारा कंटेंट यहाँ से समझ में आ चुका होगा। आई नो कि वीडियो की लेंथ बड़ी थी, क्योंकि चैप्टर भी बड़ा था दोस्त, और अच्छे से हम लोगों ने सारे चैप्टर को समझ लिए। इसके अलावा अगर आप लोग को किसी भी टाइप की दिक्कत आती, परेशानी आती, कॉमेंट बॉक्स मुझे बता सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। आप लोग हो सके तो रे ऑप्टिक्स के जितने भी क्वेश्चन चैप्टर वाइज सॉल्यूशन के अंदर आप लोग को मिलते हैं, मैं आपको एक अच्छी सी बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसकी किंडल वर्जन ले लो, सस्ते में पड़ जाएगा तुम्हारे लिए, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। ओसवाल गुरुकुल के क्वेश्चन बैंक की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप उसको परचेज कर सकते हो। चलिए एंड करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहे, सदा सुखी रहे मेरे स्टूडेंट्स, मेरी जान, बाय बाय।